हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए चैप्टर में। और ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज का जो हमारा क्लास 10th है उसके हम लोग हिस्ट्री सेक्शन में आज चैप्टर 1 करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्लास 9 तक के हिस्ट्री को कवर किया है, बहुत ही थोरोली चीजों को कवर किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा है कि क्या चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, इस एनसीईआरटी में किन चीजों पे ध्यान रखना है। तो उस तरह से हम लोगों ने क्लास 9 तक के हिस्ट्री को कवर किया, हर एक चैप्टर को कवर किया है। हालांकि क्लास 9 और क्लास 10th जो है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री है, और वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत सारे एग्जाम्स में जनरली नहीं आते हैं, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल आते हैं। तो हम एक भी चैप्टर स्किप नहीं करेंगे, एक भी क्लास स्किप नहीं करेंगे, सारे चीजों को पढ़ाया जाएगा। हाँ, जो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है उसको हम स्किप कर सकते हैं। जैसे क्लास 11th हम जब स्टार्ट करेंगे तो शायद उसमें उसको हम स्किप करने की कोशिश करेंगे, है ना, हिस्ट्री के पोर्शन को, क्योंकि वो ज्यादातर जो है वो हमारे एग्जाम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बात रहेगी बीपीएससी की। बीपीएससी में आपका अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो 9 10th है मींस की वर्ल्ड हिस्ट्री है वो नहीं आता है, मेंस में भी नहीं आता है, और प्रीलिम्स में शायद एक आध सवाल आएगा, तो उसके लिए ज्यादा इतना लोड नहीं लेना। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी खत्म करना है, एक बार एनसीईआरटी आराम से खत्म करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका जो थिंकिंग है वो डेवलप होगा। तो एक बार एनसीईआरटी खत्म करें, 4 से 5 घंटा लग जाएगा एक क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी अच्छे से खत्म कर पाएंगे तो बहुत आपको बहुत क्लियर होगा कंसेप्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th भारत और समकालीन विश्व, है ना, भारत और समकालीन विश्व क्लास 10th का जो हमारा है उसको पढ़ने वाले हैं। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर हमारा है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, और वो हमारा चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, मींस जो नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद आई, कैसे यूरोप में जो राजा हुआ करता था, मोनार्की हुआ करता था, कैसे कैसे मोनार्की से धीरे धीरे रिपब्लिक डेमोक्रेटिक के रूप में हुए, कैसे लोग मानते थे, लोग को लगता था कि नहीं, लोग को जैसे लगता था कि राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन कैसे कैसे लोगों का थिंकिंग डेवलप हुआ कि नहीं, अब हम लोग चुनेंगे राजा को, अब हमारे द्वारा चुना हुआ चीज शासन चलेगा। तो उस तरह की थिंकिंग जो डेवलप हुई, हम उस चीजों को पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जर्मनी और इटली को लेकर हम लोग पढ़ेंगे, जर्मनी, इटली को और इंग्लैंड को, 3 चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर जो सेकंड चैप्टर होगा जनरली वो हमारा है नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना, भारत में राष्ट्रवाद है सेकंड चैप्टर। हालांकि कहीं कहीं आपके 8 चैप्टर्स मिलते हैं, लेकिन अब जो हमारा ये जब किया गया है चैप्टर्स, तो हम उसमें 5 चैप्टर देखने को मिलेगा। तो हम 5 ही चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना, 5 ही चैप्टर को पढ़ेंगे जिस तरह से हो सकता है। तो आज हमारा है ये चैप्टर यूरोप का राष्ट्रवाद, और जनरली हम क्लास 10th के चैप्टर्स को अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एक वीडियो में एक ही चैप्टर कवर करेंगे, है ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको कि 9 10th 11 12th को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और 2 3 4 वीडियो में एक एक बुक्स को खत्म करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज के चैप्टर को, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना। देखिए, चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को समझने से पहले इस पिक्चर को समझना पड़ेगा, है ना। ये समझिएगा, एक फ्रेडरिक सॉरियो करके एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट है, इन्होंने पिक्चर के थ्रू दिखाया है, नेशनलिज्म की भावनाओं को दिखाया है, और उन्होंने जनरली 4 पिक्चर ड्रॉ किया था। तो उसमें इन्होंने चीजों को दिखाया, कैसे आप देख सकते हैं, जैसा कि आप ये फोटो देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना, प्रिंट प्रिपेयर बाय फ्रेडरिक सॉरियो 1848 में बनाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्राइस्ट को दिखाया गया है ना, क्रॉस लिए हुए, यहाँ पर ऊपर में फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, भाईचारा, बंधुत्व को दिखाया, जैसा कि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखा कि बंधुत्व की भावना, लिबर्टी की भावनाएं जगी, है ना। फिर एक आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे ये मूर्ति है और वो हाथ में मसाल लिया हुआ है जो इनलाइटमेंट की दिखाता है। फिर एक रूल्स मैन ऑफ चार्टर्स रखे हैं जिसमें लोगों के रूल्स के बारे में दिखाया है ना। तो फ्रेडरिक सॉरियो का ये जो पिक्चर है जिसमें 4 चित्र में एक आपका फोटो दिख रहा है, इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा, मींस कि इन्होंने बनाया है कि किस तरह का वर्ल्ड होना चाहिए, अपने पिक्चर के थ्रू दिखाया है। और ठीक है, उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था, मींस वही आपका डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की भावना
कि एक जो समाज होना चाहिए, एक जो सरकार होनी चाहिए, एक जो वर्ल्ड होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। इस श्रृंखला से पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये सब जो आ रहे हैं, ये किसका? ये स्वतंत्रता का प्रतिमा, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये जो दिखाया गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रूप में दिखाया गया है प्रतिमा, और इस लोग इसका प्रेयर करके लोग गुजर रहे हैं वहां से। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहां भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में है। यहां पे देखिए इनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट आपको देखने को मिलेगा, और उसके एक हाथ में मनुष्य के अधिकार पत्र। मैंने बोला ना, ये जो हाथ में, एक हाथ में उन्होंने रखा है, वो उनकी मेंस का क्या राइट होना चाहिए जो आपने देखा, तो उसको यहां पे दिखाया गया, इस पिक्चर के थ्रू दिखाया जा रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रतिमा के सामने अभी देखिए, सामने जो रूइंस दिख रहे हैं ना, आप टूटे फूटे सामान, तो इसको मोनार्की वेस्ट बताया गया, मतलब कि राजतंत्र का अब विध्वंस बता सकते हैं, राजतंत्र का खंडहर दिखा सकते। राजतंत्र को लोगों ने त्याग दिया। देखिए मुकुट दिख रहा है ना, मुकुट कौन सी सारे दिख रहे हैं, तो लोगों ने राजतंत्र को त्याग कर लोगों ने इस तरह की चीजों को अपनाया है, और फेटर्निटी जैसा कि मैंने बताया पहले ही, उन चीजों को। ठीक है, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे। निरंकुश मतलब आप मोनार्की समझ लीजिए, राजतंत्र से समझ लीजिए। निरंकुश शासक वैसे शासक होते हैं कि उनको जब मन में आए जब वो टैक्स लगा दिए, जब मन में आए जब कोई रूल्स लगा दिए, उनके ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं होता है, किसी तरह का कोई कमांड नहीं है कि एक संविधान के थ्रू चलना, ऐसा कुछ नहीं। निरंकुश शासक डिस्पोट्स वैसे होते हैं जो अपने तरीके से काम करते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। तो उनके बारे में बताया जा रहा है। सारियों ने कल्पना दर्श, यूटोपिया में तो वही होता है, एक ऐसा समाज का यूटोपिया क्या होता है? एक ऐसा इमेजिनेशन जिसमें हम चीजों को करते हैं कि ना ऐसा होना चाहिए। तो यूटोपिया के बारे में दुनिया के अलग राष्ट्रों के समूह में बैठे हुए, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से कर रहे हैं। इसमें अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग कंट्री के लोग हैं, जिसको बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इसका जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। मतलब इस मूर्ति से आगे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग हैं, है ना, जो तब तक राष्ट्र बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास है। फ्रांस के बारे में बता रहा है कि प्रतिमा के पास है, जो कि कहीं ना कहीं उनका जो आपका ये जो तिरंगा था वो क्रांतिकारी तिरंगा में, तो उस रेवोल्यूशन उसमें चल रहा था, है ना। आगे चलेंगे। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सौर्यू ने यह पिक्चर को ड्रॉ किया होगा, है ना, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। ओके, जो झंडा थामे हुए वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भारतीय रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य के गठित की करने की चाहती। मतलब युवा कि 1848 में जो लिबरल्स थे, जो लिबरल्स है ना, लिबरल्स मींस क्या हुआ, जो बहुत ज्यादा परिवर्तन चाहते हैं। अगर मोनार्की है तो वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। मैंने पहले बता चुका हूं मैं लिबरल, कंजर्वेटिव और रेडिकल्स के बारे में। तो जो लिबरल्स लोग थे वो 1848 में जो कहने का मतलब कि जो जर्मन स्पीकिंग था, उनको एक नेशन स्टेट बनाना, उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया, दो सिलेसियो की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पे अपनी नजर जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक को किया। मतलब फोटो के बारे में बताया जा रहा है, फोटो में क्या क्या चीजें हैं। ओके, लेकिन हमें समझना है, बाकी फोटो हमारा काम का उतना नहीं है। ठीक है, क्लास 10th में आप रहते तो वो फोटो आपके काम का होता, लेकिन अभी नहीं है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सौर्यों ने चित्र 1 में की थी। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। मतलब वही चीज कि राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद ऐसा थिंकिंग आना कि जो लोग पहले राजा के अंदर रह रहे थे, लोगों को जब टैक्स देना पड़ता था कि टैक्स बढ़ा देना,
कोई भी नियम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारे लोग परेशान थे। लेकिन अब लोगों के बीच में थिंकिंग आना कि नहीं, शासक को हम चुनेंगे, शासन जो भी शासक बनेगा हमारे द्वारा इलेक्टेड होगा, ये सोच राष्ट्रवाद कहलाया, है ना। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पे राष्ट्रराज मींस नेशन स्टेट का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय तक एक ऐसे आधुनिक राज्य गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उन शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। मतलब वही राष्ट्र के बारे में, नेशन स्टेट के बारे में बताया जा रहा है ना। इस बात को आप समझिएगा, क्लियर है। चलते हैं हम लोग अब आगे। नेशनल स्टेट हम लोग समझ चुके हैं, ओके। इन चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसा वर्ड हो तो मैं आपको बता दूं, प्लेबिसाइट जैसा शब्द आया है ना। देखिए प्लेबिसाइट एक शब्द आया, प्लेबिसाइट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। जनमत संग्रह जिसको बोलते हैं हिंदी में। जनरली डायरेक्ट वोट होता है लोगों के द्वारा कोई भी पॉलिसीज के लिए, कोई भी डिसीजन लेना। जैसे कि आज हमारे भारत में अप्रत्यक्ष डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मतलब डेमोक्रेसी दो तरह के होते हैं, लोकतंत्र दो तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट लोगों के द्वारा किया जाता है ना, और एक होता है कि लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुन, जैसे कि आज हमारे भारत में हम किसी एमपी एमएलए को चुनते हैं और वो हमारे लिए कानून बनाते हैं जाके संसद में या विधानसभा में, है ना। वो जो कोई भी कानून बनाते हैं तो हमसे कोई इनपुट नहीं लिया जाता है, मींस जनता से वोट नहीं लिया जाता कानून बनाने में। हाँ, हम लोगों ने जिताया उनको, फिर वो वहां पे कानून बना रहे हैं। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या चीजें हैं कि कोई भी पॉलिसी बनाएगा, कोई भी पॉलिसी, स्विट्जरलैंड ऐसे देशों में है, हालांकि बड़े बड़े कंट्री जहां पॉपुलेशन ज्यादा है ना, वहां पे ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि कोई भी डिसीजन लेना है तो लोगों से सीधे वोट डलवा दो, लोग पक्ष में है, यस नो में वोट हो गया, अगर ज्यादा यस वोट आया तो वो पॉलिसी पास हो जाएगा, वो नीति, वो कानून हो जाएगा। तो जनमत संग्रह डायरेक्ट वोट है जिसमें पीपल ऑफ रीजन विल आस्क टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल। किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए इस तरह का प्लेबिसाइट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों ये हालांकि इस सोर्स से आपको ये प्लेबिसाइट शब्द का इस्तेमाल हुआ था, इस बात को समझिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार हम लोग अब समझेंगे। फ्रांसीसी फ्रेंच रेवोल्यूशन और उससे आइडिया ऑफ नेशंस के बारे में समझेंगे, क्लियर है। हालांकि हम लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है, लुई 16 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया है पिछले क्लास में। कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ, उससे हम लोग जानते हैं। देखिए जहां पे मैं आपको बोलूंगा लिखने के लिए, जैसे मैंने बहुत सारा कमेंट देखा तो वहां पे कमेंट आ रहा है कि कैसे नोट्स बनाएं। आप तो पूरा एनसीईआरटी को कवर करवा दे रहे हैं लाइन बाय लाइन, लेकिन नोट्स कैसे बनाएं? क्योंकि देखिए, तो जब भी मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे चीजें कि ये नोट डाउन करिए। हमेशा मैं बोलता हूं जब भी मेरा पेन यहाँ पे उठ जाए कि मैं लिखना स्टार्ट कर दूं, यहाँ पे आप अंडरलाइन चीजें देख सकते हैं, तो मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं। मैं वहां पे बार बार बोलता हूं, बार बार इंफेसाइज करता हूं कि इस चीज को लिखो, आप नोट्स में लिखो। हालांकि आप क्लास ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्यादा चीजें डिटेल में नहीं लिखना है, बट कुछ कुछ टर्म्स जो एग्जाम में सीधे आएंगे उसको तो लिखना है। बिहार एसआई में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल आएगा मेंस में, तो वहां पे आप फंस सकते हैं, तो आपको लिखना है। मैं आपको अलग से नोट्स बना के दूंगा, मैं आपको नोट्स दूंगा, एक समराइज पूरे क्लास का दूंगा, लेकिन अभी नहीं, उस पर डिपेंड नहीं रहना, आपको खुद से तैयार करना। खुद से आप नोट्स तैयार कर लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपको होगा आने वाले समय में। दूसरे के नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो 1789 में जैसे कि फ्रांस की क्रांति हुई, तो कहीं ना कहीं जो ये आपका नेशनल स्टेट की जो आप बात करते हैं ना, नेशनलिज्म का, जो वहीं से लोगों को देखने को मिलता है। अब कह रहा है कि 1789 सबको पता है कि पूरे फ्रांस पे एक निरंकुश राजा था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता, राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में, मतलब वही सीधे आप देख सकते हैं मोनार्की से वहां के लोगों के द्वारा चुने जाने वाली सरकार में ट्रांसफर हो चुका है। क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी नियति को तय करेगा। पहले
अब देखेंगे प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। जैसे कि वहां के जो लोग हैं उनको एक कलेक्टिव रूप से एक पहचान पैदा करने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि ला पैट्री और ले सिटियंस, ये आप सब देख सकते हैं। जो ला पैत्रे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे कि ये जो है ना पितृभूमि है, फादरलैंड है, ये फादरलैंड, ये फ्रांस जो है ये क्या पितृभूमि है। तो एक तो जैसे बोलते हमारी भारत हमारी माता है, जैसे बोलते भारत हमारी माता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरे भारत की जो भूभाग है उसको एज ए मदर के रूप में मान रहे हैं, तो उससे एक राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होता है। उसी तरह से पितृभूमि ला पैट्री और वहां के रहने वाले लोगों को नागरिक ले सिटियंस से आपको देखे दो शब्द ऐसे आप विचार जो कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से जो विचार पे बल दिया है ना, जिसके एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। मतलब इस ला पैट्री पे रहने वाले जो सिटीजन है उनको एक अधिकार प्राप्त है ना। अंततः एक नया फ्रांसीसी झंडा जो ट्राई कलर था, तिरंगा था, जिनसे पहले के राजध्वज की जगह ले ली है ना। जो पहले जो अलग झंडा था उसके जगह पे आपका नया झंडा आ गया है ना। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्टेट जनरल 3 स्टेट में फ्रांस बटा हुआ था है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट, तो एक स्टेट जनरल का चुनाव होना था, उसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया। और नेशनल असेंबली का चुनाव एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा किया जाता था। मैंने पहले बताया कि एक्टिव सिटीजन्स वैसे सिटीजन्स होते थे है ना, जो मतलब कहने में तो एक्टिव सिटीजन से पहला बात तो जो बच्चे और महिलाएं नहीं थे, हालांकि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था तो उनको पैसिव सिटीजन में रखा गया। लेकिन बहुत हद तक के जो एक राजा खुद राजा बन रहा था वो सिस्टम हटा के कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली का गठन हुआ, उसके जो सदस्य चुने गए वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा है ना। एक्टिव मतलब कहने का मतलब हिंदी कहां गया, एक सेकेंड, हाँ सक्रिय है ना। तो सक्रिय नागरिकों के द्वारा चुना गया। सक्रिय नागरिक जो ऐसे लोग जिनके पास जमीन था, जो टैक्स देते थे, उनके द्वारा इनका चुनाव हुआ। तो कहीं ना कहीं एक तरह से डेमोक्रेसी का छोटा मोटा रूप आप देख ही सकते हैं। ओके, नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और बाहर तथा नापने की असमान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों के हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी वही राष्ट्र की भाषा बन गई। मतलब सब कुछ बताया जा रहा है कि कैसे एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना के उसमें एक कैसे सत्ता को चलाना है। यूनिफॉर्म ला से सारे नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म ला बना है ना। उसके बाद उनके अपने कस्टम्स ड्यूटीज ये सारे जो भी थे उन चीजों को हटाया गया। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ओके, तो यहां तक कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा है ना। सबके लिए अलग अलग मतलब सबके लिए यूनिफॉर्म ला बने है ना। उसके बाद जो भी कस्टम ड्यूटी था वो सारे ड्यूज मतलब जो भी मतलब कहने का मतलब कि जो आयात निर्यात शुल्क थे उनको हटाया गया है ना। फिर भार और नापने का एक समान यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ वेट, ये सब चीजें मेजरमेंट करने का मतलब एक सिस्टम डेवलप किया गया। ओके, जैसे कि हर एक देश में होता है। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को, हाँ ये भी कहना है कि मतलब ये हमारा मिशन है। हमारा मिशन केवल यही नहीं है फ्रांसीसी राष्ट्र का, जो ये भाग अलग जो है, जो अलग अलग यूरोप की जहां कंट्री है वहां पे जो डिस्पोट शासक है उनसे मुक्त कराया जाए। ठीक है, दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र की गठित होने की मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियां और अभियान में उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वह ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया। देखिए अब ये चीजें हैं कि हालांकि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर देखते हैं कि आपका रेन ऑफ टेरर आता है ना, रॉबस्पियर रेन ऑफ टेरर आता है। उस समय बहुत सारे लोगों का हत्याएं होते जो रिपब्लिक के अगेंस्ट में था। फिर धीरे धीरे देखते हैं कि फिर नेपोलियन एक तानाशाह के रूप में प्रजातंत्र को नष्ट कर देना। तो ये सारे आपको चीजें देख सकते हैं ना, आगे चलेंगे हम लोग। ये देखिए जब नेपोलियन
अब इस चीज को समझिएगा ध्यान से, है ना, अच्छे तरीके से समझिएगा। ये मैप है 1815 में वियना कांग्रेस, 1815 के बाद यूरोप, है ना, यूरोप का आप ये मैप देख सकते हैं। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में, ऑस्ट्रिया में देख सकते हैं कितने सारे कंट्री हैं। ओके, अब इस चीज को समझिएगा। देखिए यहां पे है प्रजातंत्र को तो नष्ट किया, प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को नेपोलियन ने हटाया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया तथा ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 में नेपोलियन का एक सिविल कोड या नेपोलियन कोड बोला गया, सिविल कोड ऑफ 1804। इसमें नेपोलियन ने क्या क्या चीजें डाला उस चीज को हम लोग समझेंगे। पहला तो इसने डाला इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब समान है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेपोलियन की संहिता में आप समझिएगा बात को कि जो जन्म के आधार पे जो विशेषाधिकार थे, कि कोई अगर लोग जन्म ले रहा है तो उसको जैसे क्या था ना कि कोई फर्स्ट स्टेट में जन्म ले लिया, कलर्जी घर में कोई जन्म ले लिया, या कोई आप देख सकते हैं कि जो नोबेल से घर में जन्म ले लिया तो वो सेकंड स्टेट या फर्स्ट स्टेट ही वाला ही कहलाएगा, है ना। तो वो सिस्टम खत्म किया। जो फर्स्ट स्टेट की तो थे उनको टैक्स देना नहीं था, तो वो सिस्टम खत्म किया। नहीं, तुम बाई बर्थ तुमको कोई किसी भी तरह का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, तो ये खत्म किया, मतलब सबको इक्वल किया। कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को उसने सुरक्षित किया, है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया, मतलब हाँ, जो भी फ्रांस के कंट्रोल में जिस क्षेत्र को जीता नेपोलियन ने, वहां पे भी इन सारी चीजों को स्टार्ट किया, है ना। जैसे कि उसमें क्या था, डच गणतंत्र, है ना, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था खत्म किया। जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम है ना, तो फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया, है ना, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम क्या था मैंने बता दिया, है ना आपको। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ये सबको अच्छे तरीके से डेवलप किया। ओके, फिर उसके बाद देखिए कि वेट एंड मेजरमेंट, मैंने पहले बताया कि एक नाप तोल का स्टैंडर्ड आप कहने का मतलब कि लागू किया। फिर सबके लिए कॉमन करेंसी है ना, एक देश का मुद्रा होगा। फिर जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था उसको हटाया, जो मतलब आप समझ सकते हैं जो श्रेणी संघ थे ना, श्रेणी संघ जो आपके व्यापारी संघ थे, उनके ऊपर बहुत सारे तरह के जो कंट्रोल था, रेगुलेशंस था, उसको खत्म किया कि मतलब यहां पे सही तरीके से ट्रेड हो पाए हमारे साम्राज्य में। तो ये सिविल कोड ऑफ 1804 में सारे चीजें किया, जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से देखे तो सही था, बट फिर भी तो भाई प्रजातंत्र तो नहीं था, डेमोक्रेसी तो नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस जो सिविल कोड 1804 नेपोलियन का था उसमें ड्रॉबैक थे। पहला बात, लोगों के पास कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। अब एक तानाशाह बैठा है तो लोगों के द्वारा कोई भी शासक चुना नहीं जा रहा है, लोगों के द्वारा किसी भी तरह का प्रतिनिधि नहीं चुना जा रहा है, तो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। टैक्स बढ़ा दिया, दबा के टैक्स बढ़ाया, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया है, इस बात को समझेंगे। सेंसरशिप लागू कर दिया, अगर कोई भी अखबार हो या कोई भी मैगजीन्स हो, किसी भी तरह का आर्टिकल्स को छापना है तो राजा के थ्रू, जैसे पहले होता था राजा के थ्रू सेंसरशिप होता था कि हाँ ये कहीं मेरे विरुद्ध तो नहीं लिखा है, अगर मेरे विरुद्ध लिखा है तो हम इसको छपने ही नहीं देंगे। जैसे सेंसर बोर्ड होता है ना मूवी के लिए, तो उसी तरह से नेपोलियन ने फिर से सेंसरशिप लागू कर दिया। अब जो नेपोलियन के खिलाफ लिखेगा, तानाशाह के खिलाफ लिखेगा, वो चीज पब्लिश ही नहीं होगा, तो सेंसरशिप लागू किया। तो वो दिक्कत है, वो कहीं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीन रहा है ना, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, बहुत सारे लोगों को फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में लोगों को एंट्री कराना, तो ये सारे चीजें लोगों को दिक्कत भी कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आगे देखें कि नेपोलियन हारेगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भी आगे हम उसको बता रहे हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि जैसे देखिए, जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है और बहुत सारे सर्विजल्स है, मेन है, मिलान है, फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा वाली, मतलब देखिए अब जो फ्रांसीसी सेना, जो फ्रांस में एक निरंकुश शासक, उसको हटा देना और वहां की आर्मी के द्वारा फिर रिपब्लिक का गठन करना, है ना, नेशनल असेंबली का गठन करना, फिर से हालांकि फिर से आपका तानाशाह हो जाना अलग बात है, लेकिन वहां के लोगों को, वहां के आर्मियों को
पूरे यूरोप में वेलकम किया जा रहा है कि नहीं ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये मतलब जो सेना है वो स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली है, ये पूरे यूरोप में स्वतंत्रता की चीजों को सिखाएगी। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब साफ होने लगा कि जो नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थे। बढ़े हुए टैक्स, मैंने वो बताया, सेंसरशिप, बाकी लोग को जीतने वाली फ्रेंच सेना में जौरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फायदों के कहीं ज्यादा नजर आने लगे। मतलब लगा कि ये चीजें सही नहीं है। हालांकि कुछ चीजें दी जा रही है बट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। अभी तो हम लोगों ने बस एक बैकग्राउंड देखा कि आखिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्लास 9 में, किस तरह से जो, हालांकि अभी फेल हो जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन अलग बात है, फ्रांस में दोबारा से अब तानाशाह आ जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन लोगों के दिमाग में कुछ तो डाला, एक नया कंसेप्ट डाला कि जब मैंने बार बोला कि नया कंसेप्ट क्या डाला कि एक राजा पहले से था, निरंकुश था, उसका बेटा बन रहा, उसका बेटा बन रहा, उसका बेटा बन रहा, निरंकुश है, कोई लिमिट नहीं है उसके पावर में। लेकिन लोगों के बीच में दिमाग आया, एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि हम इसको ओवरथ्रो कर सकते हैं, हम अपने तरीके से शासन चला सकते हैं, हम लोगों को चुनेंगे और वही शासन चलाएगा। तो कहीं ना कहीं चीज डेवलप हो चुकी है, हालांकि फेल हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण को हम पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लियर? अब बात को समझिएगा, मैं आपको एक छोटा सा यहां पे चीजें बताऊंगा, उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिएगा। तो देखिए, नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट है ना, एक राष्ट्र राज्य का जो कंसेप्ट हुआ कि राष्ट्र राज्य क्या होगा, लोगों का एक कॉमन लैंग्वेज होगा। जैसे फ्रांस में लोगों का एक कॉमन लैंग्वेज हुआ फ्रेंच। तो लोगों के बीच में ऐसा लगा कि जैसे कि जर्मनी है, इटली है, उनके अंदर बहुत सारे किंगडम थे। मतलब जर्मनी इटली में अनेक साम्राज्य बटे हुए, एक राजा उधर शासन कर रहा है, राजा, उनका अलग रूल, उनका अलग कानून है, उनका अलग रूल, उनका अलग भाषा है। तो लोगों के बीच में लगा कि नहीं, एक जगह के लोगों का कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, एक लोगों का कल्चर होना चाहिए जो एक होना चाहिए, उनके बीच में आइडेंटिटी होनी चाहिए, सांस्कृतिक हो, सभ्यता हो, भाषा हो, ये सब एक होना चाहिए। तो लोगों एक जुड़ना स्टार्ट किए, तो उनको एक राष्ट्र राज्य का कल्पना हुआ कि नहीं, एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए, भाई हमारा अपना एक कल्चर है, हमारा एक अपना लैंग्वेज है, तब क्यों ना हम एक राष्ट्र बने, एक समान राष्ट्र बने। तो इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हुई। आप देख सकते हैं कि आप 18वीं से मध्य 18वीं सदी के यूरोप में नक्शे को देखेंगे तो राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज है ना। जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाही, डचियों और कैंटनों में बैठे हुए थे, जिनके शासक के अलग अलग स्वायत्त क्षेत्र थे, अलग अलग देशी रियासत थे। मींस आप वो कह सकते हैं पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजा। देखिए, पूर्वी और मध्य यूरोप जो है वो निरंकुश राजा राजतंत्रों के अधीन थे और उन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप है ना, पूर्वी और मध्य यूरोप में क्या रह रहे हैं, निरंकुश राजा रह रहे हैं ना, निरंकुश राजा रह रहे हैं और उनमें अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं ना। मतलब एक जगह में अलग अलग इथनिसिटी के लोग, अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक ही जगह हैं, तो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रहा है। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे लोग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, विभिन्न जाति समूह के थे। उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग क्षेत्रों में और जन समूह को तोड़कर बनाता है। एक हैब्सबर्ग इंपायर की बात कर रहा है। हैब्सबर्ग इंपायर जो है ऑस्ट्रिया और हंगरी की हम बात करेंगे, है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी का बात करेंगे, मैं आपको दिखा दूं, है ना। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर था, हैब्सबर्ग एम्पायर था, वो छोटे छोटे राज्यों को मिला के बना था। अब छोटे छोटे राज्यों को मिला के बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि यहाँ पे अलग भाषा बोलने वाले लोग, यहाँ पे अलग भाषा, यहाँ का अलग कल्चर, यहाँ का अलग कल्चर मिला के आपने बनाया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस तरह के आइडेंटिटीज नहीं होंगे, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम आप आइडेंटिटी नहीं देखने को मिलेगा। आप एक राष्ट्र निर्माण तो भी नहीं किया, आप तक बस एक एम्पायर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें एल्प्स के टिरॉल हैं, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल है, जहां की कुलिनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषा प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते। और अब देख सकते कि इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस है लोम्बार्डी और ब्रिटानिया का। हंगरी में जो आधा लोग जो मैग्यार लैंग्वेज बोल रहे हैं, कुछ लोग जो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं ना, तो ये आपके देख सकते हैं। गलीशिया में कुलिनबर्ग पोलिश भाषा बोल रहे हैं, पोलैंड वाला पोलिश भाषा।
इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैंगस साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कॉर्नोलिया में स्लोवेन, दक्षिण में क्रोएट, पूर्व की तरफ ट्रांसल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। मतलब आप यह कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के हैं ना, अलग अलग पीजेंट्स पीपल्स हैं जो कुछ अलग खेती कर रहे हैं, कुछ अलग खेती कर रहे हैं, अलग भाषा है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल यूनिटी की बात करेंगे ना, एक राजनीतिक एकता की बात करेंगे, उसको आसानी से प्रमोट करना मुश्किल है। सही तरीके से आप अलग अलग तरह के लोगों को मिलाना भाई कहीं ना कहीं आप बहुत प्रॉब्लम होगा। आप देखें भारत में भी यूनिफिकेशन हुआ, अलग अलग भाषाओं के आधार पर राज्य का गठन का मांग हुआ, हालांकि चीजें सही हुई, लेकिन एक एरिया में 10-75 भाषा बोलने वाला अलग अलग इथिसिटी के लोग हैं, उस समय की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत था, है ना। इस तरह के समूहों के आपस में बांधने वाला था तो केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज का विचार कैसे होता है। अब लेकिन ये हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा कि ऐसा समाज है, ऐसा तरह का सिस्टम आपके यूरोप में चल रहा है, जर्मनी, ये सारे इलाकों में। तो कैसे एक अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास, ऐसे शब्दों का आप देखेंगे कि अरिस्टोक्रेसी कौन हुआ और न्यू मिडिल क्लास कौन हुआ, कि धीरे धीरे जाके राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य जैसी अवधारणा आपको देखने को मिलेगा। नेशनलिज्म और नेशन स्टेट की जो आइडिया है वो कैसे इमर्ज होगा उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब समझेंगे कि इस चीज को हम जूम कर, एक सेकेंड आइए से देखिए, डेट है ना, उसको ध्यान से, इस पूरा डेट को ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, मैं आपको ज्यादा डेट याद करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ कुछ जो डेट है वो आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण है, इतना तो कर ही सकते हैं ना, पूछेगा एग्जाम में तो फंसना नहीं है। आगे चलेंगे, तैयारी इस तरह से करिए कि सवाल नया बनाना चाहे तो आपका आंसर तैयार रहे, कि कैसा भी सवाल नया बने आप आंसर कर पाएंगे। इस तरह का प्रिपरेशन जीएस में करना, इसलिए मैं बोलता हूं कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ लोगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, तो सवाल बहुत रेयर है कि सवाल आपको छूटेंगे, अगर कोई भी नया सवाल बनेगा तब, है ना। चलिए ठीक है, अब यह कह रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीनबर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुशाली वर्ग था। अरिस्टोक्रेसी, जिनके पास ज्यादा जमीन है, सोशली और पॉलिटिकली रूप से जमीन का मालिक है, वैसे नोबेल क्लासेस जो हैं वो अरिस्टोक्रेसी हुए। इस वर्ग के सदस्य का एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्यक्ति, वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े थे। जो अरिस्टोक्रेट उनके पास ज्यादा वेल्थ है, पावर है, फ्रेंच बोल रहे हैं, अपने आपस में जो उनका रिलेशनशिप और मैरिज के टाइज के बीच में अपने आप में शादी करते हैं, तो उनका रिलेशनशिप काफी मजबूत है ना। मगर यह शक्तिशाली कुलीनबर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा सा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। अब इस बात को समझिएगा, कहा जा रहा है कि अरिस्टोक्रेट का पॉपुलेशन कम है, इनका जनसंख्या कम है, ज्यादा संख्या किसका है, पीजेंट्स का, ज्यादा संख्या किसका, जो काश्तकार है, खेती जो कर रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो है वहां पे बड़े बड़े खेती करने वाले लोग हैं, है ना, जिनको सर्फ बोला जा रहा है ना, सर्फ शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, सर्फ बोला, जिनके पास ज्यादा बड़े बड़े जमीन है, भूदास बोला है। सर्फ मतलब एक राजा के अंदर में सर्फ है ना, शब्दों से काम कर रहा है, तो वो है। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार के वृद्धि से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उदय। अभी देखिए, हमने अरिस्टोक्रेट को जान लिया, अब हम समझने वाले मिडिल क्लास। तो कह रहा है कि जो पश्चिमी यूरोप है और मध्य यूरोप है, मींस कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे जो औद्योगिक उत्पादन हो रहा है, इस व्यापार में वृद्धि होना, यहां से ट्रेडिंग एक्टिविटी चालू होना, और ट्रेडिंग एक्टिविटी चालू होने से एक नया वर्ग हुआ जो इस एक्टिविटी में शामिल है, जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो वर्ग ही कहलाएंगे मिडिल क्लास। अब ठीक है, इस बात को समझिएगा, आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके।
तो मिडिल क्लास जो भी हैं उनका अस्तित्व तो बाजार के उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य जो वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग से बने थे। अब जो मिडिल क्लास बोला गया उसमें कौन है? ट्रेडर्स हैं, है ना, सर्विस सेक्टर्स के लोग हैं जो सर्विस वाला काम करते हैं, मींस बैंकिंग का काम कर रहे हैं, है ना, तो वो लोग होंगे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ। अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये लिबरल्स लोग हैं, है ना, तो इनके अंदर ही सबसे पहली बार डेवलप हुआ एक नेशन स्टेट का। एक नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है, जो धारणा है, वो इन मिडिल क्लास के अंदर हुआ। मिडिल क्लास के अंदर ये नेशन स्टेट का भावना जो उत्पन्न हुआ है ना, उसमें सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, है ना, सेम लैंग्वेज के आधार पर उन्होंने एक नेशन स्टेट के बारे में सोचा, है ना। अब हम लोग समझेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल यहां एक शब्द इस्तेमाल हुआ, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होगा? देखिए मैं आपको समझा देता हूं थोड़े से शब्दों में, आप समझ जाइएगा, है ना। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब तो पहला बात ऑटोक्रेसी नहीं होगा। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है बताइए? ऑटोक्रेसी इट मीन्स हुआ जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि राजा के द्वारा शासन किया जा रहा है ना, एक हाथ में शासन है ना, एक हाथ में शासन है, तो वो सिस्टम नहीं होगा। तो ये लिबरल नेशनलिज्म का पहला कंसेप्ट कि ऑटोक्रेसी नहीं होगा। देखिए यहां पे लिखा है, यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत में दशकों राष्ट्रीय एकता का संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म लैटिन भाषा लिबर पर आधारित है। ये लैटिन भाषा है लिबरलिज्म, लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक, वही आपको ऑटोक्रेट्स और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति पर सुविधा। देखिए पहला बात, ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए उसको, है ना। जो प्रिविलेज हम लोगों ने जो विशेषाधिकार दिया था वो हमें नहीं चाहिए। इनका कंसेप्ट है गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट। सरकार कैसे बनेगी? लोगों से लोगों के बीच में एग्रीमेंट होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव। जैसा मैंने आपको बताया था क्लास 9th में, है ना, कि जैसे कि जो सरकार होना चाहिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के बीच में और प्रतिनिधि के बीच में, है ना, उनके बारे में बोला। फ्रीडम, हर लोगों के पास अपना एक स्वतंत्रता होना चाहिए। समाज के सामने कानून के समक्ष सब समान है, कोई किसी भी तरह का विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। एक संविधान होगा, जो प्रतिनिधि है उस तरह का सरकार बनेगी। लेकिन अब इसको समझिएगा, ये इनका तो सोच था, जो लिबरल नेशनलिज्म था उनका सोच था, है ना। लेकिन इस बात को समझिएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार करके सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। अब मैंने पहले बताया कि जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि लिबरल नेशनलिज्म का भावना तो इस तरह का है कि सरकार बनाएंगे, कानून होगा, अपना एक संविधान होगा, लोग जो चुने जाएंगे वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे जो प्रतिनिधि होंगे। बट अभी तक वोटिंग राइट्स, महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार, ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है। इन्होंने मतलब उस तरह की चीजों पर जोर नहीं डाला। जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट देंगे। तो वेल्दी चीजों को आप देख सकते हैं, मैन विदाउट प्रॉपर्टी वोट नहीं दे सकते, है ना। वोटिंग राइट्स वीमेंस का नहीं होता। तो लोगों ने इसको कहीं ना कहीं, और अब इस चीज का भी जो लिबरल नेशनलिज्म है इसका भी देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट होगा, है ना, कि अब आगे मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। मगर नेपोलियन के, ये फ्रांस का एग्जांपल लेके चल रहा है कि जैसे कि जैकोबिन क्लब आया था तो सबको वोट देने का अधिकार था, है ना। महिलाओं को नहीं था लेकिन सबको देने का था,
ठीक है। फिर देखिए जो नेपोलियन का जो कोड ऑफ कंडक्ट कोड जो है नेपोलियन कोड आया 1804 वाला, तो उसमें कुछ लिमिटेड लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, उसने भी महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया है ना। अभ्यस्क मीन्स महिलाओं को बोला कि आपका फादर्स और जो हस्बैंड है उनके अधीन आपको रहना है। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आपने देखा कि महिलाओं ने भी आंदोलन चलाना स्टार्ट किया। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। मतलब देखिए, अभी तो हम लोगों ने देखा कि समाज एक तरह का किस तरह का सरकार होनी चाहिए, हालांकि है ना जो लिबरल नेशनलिज्म उनकी भावना इस तरह का है, उनका भावना और भी चीजें हैं। उनका भावना यह है इकोनॉमिक क्षेत्र में उदारवादियों का कहना है कि जो बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज द्वारा लगाए गए, अब जो स्टेट है जो टैक्सेस ले रहे हैं, अलग अलग तरह के जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इकोनॉमिक चीजों पे, है ना, तो उन टैक्सों को अबोलिश किया जाए। अबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस, है ना, जो भी स्टेट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उन जो गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट्स पे वो खत्म किया जाए, है ना। तो इस बात को समझिएगा, आगे हम लोग और चलेंगे तो समझेंगे चीजों को। ठीक है, 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग को जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें, है ना। जर्मन जो बोलने वाले लैंग्वेज वाले जो आपके एरिया हैं उनकी चीजों को समझेंगे। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। मतलब नेपोलियन ने क्या किया था, जो छोटे छोटे प्रदेश थे उससे मिला के 39 राज्यों को मिला के एक महासंघ बनाया। इसके लिए प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। देखिए अब नेपोलियन ने जो बनाया साम्राज्य 39 स्टेट्स को मिला के, उनकी अपनी अलग करेंसी, हर एक स्टेट का अलग करेंसी, हर एक स्टेट का अलग स्टैंडर्ड ऑफ मेजर एंड वेट मेजरमेंट। तो ये सारे आपको चीजें देख सकते हैं। अब देखिए 1833 में हैम्बर्ग से न्यूयॉर्क तक, देखिए एक बताया जा रहा है कि 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को 11 टैक्स बैरियर से पास करना पड़ता है। देखिए हैम्बर्ग से अगर आपको कुछ सामान बेचना है न्यूरेमबर्ग तक, है ना, तो 11 तो आपको पहले टोल पार करना पड़ेगा, मींस टैक्स बैरियर, जहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और हर एक तरह आपको 5% टैक्स लग जाएगा। तो इतना परेशान है, आप 11 को पार करेंगे, हर तरह 5% टैक्स है, तो 55% तो टैक्स दे रहे हैं, है ना। तो ये हुआ, सबका अलग अलग करेंसी है। तो ये प्रॉब्लम है लिबरल नेशनलिज्म में के समय में, ये प्रॉब्लम था, उस चीज को हम समझेंगे, है ना। देखिएगा यहां पे 2 टर्म का इस्तेमाल हुआ जिसको हम लोग शायद ध्यान में रखें। अभी तक कुछ ऐसा लिखने लायक नहीं है, जो डेट उड था मैंने बता दिया, है ना, अभी उसको मत नोट डाउन करिए। लेकिन जिनको अच्छे तरीके से समझना है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद कैसे यूरोप में हुआ, वो उनके लिए, है ना, उनके लिए सारी चीज मैंने लिखा पहले से, मैं इस पूरा सब कुछ लिख दिया हूं। ओके, देखिएगा इसका पीडीएफ भी बोलेंगे तो मैं इंग्लिश वाला पीडीएफ भेज दूंगा, हिंदी तो आपको लिखना ही है, इंग्लिश में मैंने सारा कुछ चीजों किया है, तो उसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना। देखिएगा जैसे क्या बताया जा रहा है कि नापने तौलने की इकाई अलग है सबका, है ना। जैसे देखिए मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एल था, जिसकी लंबाई जगह बदलने पे घटती थी। जैसे आज हम लोग देखते हैं 1 मीटर कपड़ा अगर बिहार में ले रहे हैं, 1 मीटर कपड़ा दिल्ली में ले रहे हैं, मुंबई में सब जगह एक ही होगा। लेकिन उस समय ऐसा स्थिति नहीं है, उसमें हर जगह का जो नाप तौल स्टैंडर्ड वेट ऑफ मेजरमेंट है वो अलग अलग है। तो ये बता रहे एल जो कपड़ा नापने का एक इकाई यूनिट है जो अलग अलग जगह अलग अलग है। और एक कपड़ा नापने की इकाई धारा का एल क्या है, कपड़ा नापने की यूनिट ऑफ आप कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना, फॉर द टेक्सटाइल। आप एल ध्यान रखिएगा, एन एल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54 सेंटीमीटर इन। देखिए ये बता रहा ना कि कहीं 54 सेंटीमीटर, कहीं 55 सेंटीमीटर, कहीं, तो ये सब तो कोई याद करना। लेकिन यहां से हमें जो एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है, एग्जाम पर्पस के लिए, एल टर्म यूज्ड, एल क्या था एग्जाम में आएगा। अरे इतना छोटा सा एल, अब जैसे जितना भी था टाइल, जैसे मैंने टाइल बताया, टाइल एक तरह का टैक्स था, है ना। बहुत सारे टैक्सेस के बारे में, 2-3 टैक्सेस के बारे में मैंने बताया। तीथे जो कि एक टैक्स था,
तो उन टैक्सेस के बारे में मैंने बताया था आपको, छोटे छोटे टर्म्स के बारे में मैंने बताया था, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, तो वही आपको नोट्स में लिखना, ज्यादा ये सब कुछ नहीं करना है कि पूरा छापना है, पूरा छापना है तो फिर भी आपका ये पूरा चैप्टर जो मैं 2-2.5 घंटे में पढ़ाऊंगा, फिर भी पूरा चैप्टर आपको 2 से 3-4 पेज में बन जाएगा, तो वो भी ज्यादा कष्ट नहीं। लेकिन आपको अब यहाँ पे एक चीज आप समझ गए है ना, तो सच कंडीशन वर व्यूज obstacle to economic exchange and growth by the new commercial classes who argue for the creation of uniform economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and the capital। अब ये जो चीजें हैं, जो नया वाणिज्यिक वर्ग है, जो नया मिडिल क्लास है, जो व्यापारी है, उनको चीजों से परेशानी हो रहा है। उनको लग रहा है कि एक एकत्रित आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करें। कैसा क्षेत्र? एकदम इंटीग्रेटेड, सब कुछ सेम होगा, है ना, जहां वस्तु, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित होगा। 1834 में प्रशिया की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन स्थापित किया गया। एक तो ये सारे चीजों को करने के लिए कस्टम एक संघ बनाया गया 1834 में, उसका नाम था जोल्वेराइन। जोल्वेराइन शब्द क्या है, किसके लिए इस्तेमाल किया गया? कस्टम यूनियन के लिए। तो आपको ये नहीं पूछा है कस्टम यूनियन का गठन कब होगा, 1834 में हुआ, क्या था, आपको पूछेगा कस्टम यूनियन क्या था, जोल्वेराइन क्या था। व्हाट इज जोल्वेराइन? करेंसी है, वेट एंड मेजरमेंट है, या एक कस्टम यूनियन है, या मर्चेंट का यूनियन है, इस तरह सवाल आएगा। तो वो टर्म को यार, जोल्वेराइन एक कस्टम यूनियन था, जिसने क्या किया, पर्सिया उसको बोलते हैं, पर्सिया और अदर जर्मन स्टेट्स के द्वारा इसका कह सकते हैं इनिशिएट किया गया। इसने जितने भी टैरिफ थे, जो अलग अलग टैरिफ, मैंने बताया कि 11 टैरिफों से पार करना पड़ता था, 11 तरह के टैक्सेस से, तो वो खत्म किया, है ना। 3 तरह के 32 तरह के जो आपके करेंसी थे, 32 तरह के मुद्राएं थे, उसको 2 करेंसी में लाया कि नहीं, अब ओनली 2 करेंसी चलेगा। हाँ, रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया, रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा तभी तो ये जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, जो बिजनेस है, वो अच्छे तरीके से होगा। तो रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया। तो यहां पे लिखा गया है ना, कि शुल्क अवरोध को समाप्त किया, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, उनमें पहले से 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल को गतिशीलता बढ़ाई, आर्थिक हितों को राष्ट्रीयकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया, है ना। इस बात को समझिएगा। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि क्या इकोनॉमिक चेंजेस आप समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में आ रहा है। अब आगे हम लोग समझेंगे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, है ना। 1815 पता है ना, नेपोलियन के हार के बाद वाटरलू का युद्ध हुआ, नेपोलियन 1815 में। उसके बाद क्या सिस्टम हुआ उसकी समझेंगे, उस चीज को समझेंगे, है ना। एक नया रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव मैंने बताया था, जो रूढ़िवाद लोग हैं, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, वो चाहते कि राजा तो राजा ही रहे। तो जैसे ही नेपोलियन का डेथ होना, वाटरलू में हारना, नेपोलियन का डेथ होना, तो फिर से लोगों के बीच में ही दिमाग आ जाएगा कि हम फिर से राजतंत्र लाएंगे, और वो सही रहेगा। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो कंजर्वेटिव तो समझ चुके हैं क्या हुआ, है ना, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, क्रमिक रूप से धीरे धीरे चाहते हैं कि चलेगा, लेकिन डायरेक्ट प्रजातंत्र से लोकतंत्र नहीं होगा। नेपोलियन 1799 से लेकर 1815 तक आपको पता है ना, चीजें हुआ, सब कुछ चला। और वाटरलू का युद्ध हुआ था, ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन, प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, 4 लोग लड़े थे नेपोलियन से, नेपोलियन हार गया था। तब जाके कंजर्वेटिव जो ट्रेडिशनलिज्म इसको बोला गया, उनका कहीं ना कहीं देखने को मिलता है वर्चस्व। आगे समझेंगे, है ना, ठीक है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक जो सोशल इनइक्वालिटी था, ऊंचा नीचा, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था
कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते। लेकिन हाँ, हालांकि परिवर्तन तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी इनको लगता था कि जो डेवलप किया था नेपोलियन ने, एक आप कह सकते हैं कि नौकरशाही व्यवस्था, ब्यूरोक्रेट्स, एक आधुनिक सेना, ये जरूरी है, ये चीज चाहिए, सामंतवाद हटना चाहिए, भूदास जो आपका मतलब जो भूदास फ्यूड्स को हटाना चाहिए, ये सारे सिस्टम हटाएंगे तभी चल पाएगा। ये जो आपका निरंकुश राजा है उसको शक्ति मिलेगा, नहीं तो फिर लोग विरोध करेंगे, फिर ये सारा सिस्टम हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 1815 में देख सकते हैं ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया कि प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। अब ये सब लोग 1815 में हारने के बाद एक वियना कांग्रेस हुआ और वियना कांग्रेस का जो हेड प्रेसिडेंट बने वो बने ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना के तैयार की, जिसका उद्देश्य कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो राजवंश। देखिए अब फ्रांस में किसका सत्ता था? लुई 16 बुर्बो राजवंश के थे। तो पहला तो उसने क्या बुर्बो राजवंश का सत्ता लाया। अब कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं, तो ये तो पहला चाहेंगे कि राजतंत्र वापस आ जाए। तो इसने पहले बुर्बो राजवंश को सत्ता को बहाल किया। फ्रांस के उन इलाकों को खोजे जिन पर कब्जा उनके नेपोलियन का दिन किया गया था, और फ्रांस ने जिन जिन क्षेत्रों को कब्जा किया तो क्षेत्रों को छोड़ दिया, है ना। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दे ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके, भविष्य में फ्रांस विस्तार नहीं कर सके। तो ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट किसके द्वारा किया गया? ड्यूक मेटरनिक के द्वारा किया गया, है ना। ट्रीटी ऑफ वियना का साइन कब हुआ? 1815 में हुआ। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है ना। ट्रीटी ऑफ वियना की संधि 1815 में ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर के द्वारा होस्ट किया गया। बुर्बो राजवंश की सत्ता को वापस लाया गया। जो पर्सिया था, पर्सिया है ना, या उसको बोलते प्रसा, उसको नया टेरिटरीज दिया गया वेस्टर्न फ्रंटियर में। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिला, रसिया को पोलैंड मिला। ये सारे एरिया बांट दिए गए कि मतलब फिर से जो फ्रांस है वो फिर से अपना क्षेत्र को नहीं बढ़ा सके, ये आपका देखने को मिलता है। ठीक है। अब ठीक है, वही आपकी चीजें कि नीदरलैंड का राज स्थापित किया गया, है ना। बेल्जियम शामिल था, दक्षिण में पीडमोंट में जिनोवा जोड़ दिया गया, प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने उन 40 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसको बरकरार रखा गया। मतलब नेपोलियन के द्वारा जो 39 स्टेट रखा गया था उसको इन लोगों ने नहीं छुआ, है ना। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि परसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया, है ना। परसा को क्या मिला? सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया। पोलैंड रूस को पोलैंड मिला। इस सबका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन जिस राजतंत्र को नेपोलियन ने तोड़ा था उनको दोबारा से बहाल करना ही मकसद था ट्रीटी ऑफ वियना के। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का अब इनका यही मन था कि कंजर्वेटिव पूरे यूरोप में फैल जाए। कंजर्वेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट या कंजर्वेटिव जो आइडिया है या सोच है ये यूरोप में फैले, यही था। और ये इसमें क्या था कि राजा ही राजा का बेटा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मोनार्क सिस्टम होगा, ये आपका मेन मकसद था। यहां तक कि कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, यहां तक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब इतना ध्यान में रखिए, और भी कुछ चीजें आप ध्यान में थोड़ा सा रख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपका सिलेबस में है और सवाल बनाएगा, टफ सवाल बनाना चाहेगा, तो वो वियना की संधि कब हुआ नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि वियना की संधि में क्या क्या चीजें हुई। तो जैसे पर्सिया को मतलब नए नए टेरिटरीज मिले, किस पे? वेस्टर्न फ्रंटियर पे, है ना, पश्चिमी सीमाओं पर। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया, है ना। और फिर उसके बाद जैसे देखिए रूस को पोलैंड मिला, है ना। नीदरलैंड ऐसा नए नए राज्य की स्थापना हुआ। तो इस तरह से सवाल आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आंसर कर पाएंगे। तो इसमें नोट्स बनाएंगे, क्यों कि हमें जब हम कोई भी एग्जाम देंगे, एक सब्जेक्ट कोई भी एग्जाम देंगे, जहां पे
वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में होगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो बहुत सारे किताब है, उसको पढ़ेंगे अलग बात है, बट हमारा एनसीईआरटी नोट्स बना रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे किताब ना देख के नोट्स देखेंगे और नोट्स देख के समझेंगे कि रसिया फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, जर्मनी देख लेंगे, इटली देख लेंगे और सब डिटेल समझ लेंगे, तो सवाल कैसे बनाएगा, आराम से आंसर कर पाएंगे, है ना। चलिए 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं, अब वही बात है कि 1815 में जो भी शासन स्थापित हुआ वो डेस्पोट्स होगा, ऑटोक्रेटिक्स होगा, ऑटोक्रेटिक्स निरंकुश, इनके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटी दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो भी इस निरंकुश शासक पर सवाल उठाएगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपने पावर्स को कम नहीं कर सकता। तो वही है कि निरंकुश शासकों की वैधता पर सवाल उठाना नहीं उठाना है, उन गतिविधियों को दबाना है। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप फिर से उनके नियम बनाए जिनका उद्देश्य था अखबार, किताब, नाटक, गीत में जो भी कोई भी ऐसा बात जो राजशाही सरकार को रोकने की बात करे, राजशाही सरकार को बदलने की बात करे, उनको बैन कर दिया जाएगा, है ना। जिनसे फ्रांसीसी क्रांति जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते उनको बंद करेंगे, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उत्तरदायी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया जाए एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी, है ना। तो ये समझ सकते हैं कि जो अब लिबरल्स हैं वो मर तो नहीं गए, वो तो विचार तो नहीं खत्म हो जाएगा, दबा दो वो विचार तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो पहले फ्रांस की क्रांति जो विचार लिबर्टी का विचार आ चुका, फ्रीडम का विचार आ चुका, उन लोगों से मर तो नहीं जाएगा। तो एक जो समाज में जो लोग हैं, जो लिबरल्स है, जो उदारवादी हैं, उनके दिमाग में सबसे कुछ चल रहा है। उनका डिमांड था कि प्रेस की आजादी मिले पहले, और प्रेस की आजादी मिले तभी तो लोगों के बीच में सारा चीज, ये जो सोच है ये चीज बढ़ेगा, है ना। तो इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, क्रांतिकारी, द रिवोल्यूशनरीज, अब समझेंगे, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने लिबरल्स को देखा कि लिबरल नेशनलिस्ट क्या होंगे, जो चाहते थे कि निरंकुश शासक नहीं रहे। अब ये क्रांतिकारी हैं, ये रिवोल्यूशनरीज हैं, इनको रिवोल्यूशन पसंद है ना। तो इनके बारे में समझेंगे, ठीक है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, चलिए ओके, देखिए 1815 के बाद बरसों के दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। अब जो भी अंडरग्राउंड हो गए, हालांकि इतना दमन हो रहा है, राजा के द्वारा दबाया जा रहा है, तो जो भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड होकर काम करना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों के में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रसार करने की गुप्त संगठन, मतलब बहुत सारे सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड हुए जो लोगों को ट्रेंड कर रहा है किस चीज में, मतलब ये सारे आपके कह सकते हैं कि उदारवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए लोगों को ट्रेंड कर दे रहा है ना। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वियना कांग्रेस के बाद, जो वियना की कांग्रेस 1815 के बाद जो राजा बने, राजतंत्र बने, उनका विरोध करना ही मेन मकसद था। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, जो फ्रीडम, लिबर्टी की बात करना, लिबर्टी चाहिए, है ना, और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था, है ना। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना आजादी की संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे, है ना, इस बात को समझेगा। ऐसा ही व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जोसेफ मैज़ीनी, है ना। जोसेफ मैज़ीनी इटली का आदमी है, उनका जन्म 1807 में हुआ है और जिनेवा में हुआ। कहां हुआ? जिनेवा जगह है। 1807 में इटली का क्रांतिकारी है, उनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। ये मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी था, उसका मेंबर बना कौन? जोसेफ मैज़ीनी बना, है ना। 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। लिगुरिया एक जगह है जहां पे मात्र 24 ईयर ऑफ एज में इसने रिवोल्यूशन किया, जहां से उसको भगा दिया गया जोसेफ मैज़ीनी को, है ना। तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों, अब ये दो संगठन स्टैब्लिश कर दिया। एक तो यंग इटली इन मार्सेले, यंग इटली मार्सेले में और यंग यूरोप बर्न में। ये दो सेक्रेट सोसाइटी या दो सेक्रेट संगठन जो फाउंडेड किया गया मैज़ीनी के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। यंग इटली इन मार्साई और दूसरा यंग यूरोप इन वर्न, है ना।
जिसके सदस्य कौन थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। मैसिनी का विश्वास था ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति की इकाई थी, है ना। उनको उनको उनका ठीक है, उनका मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ईश्वर ही चाहते हैं कि जो राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति की इकाई है। मीन्स जो आप इस बात को समझिए, जो राष्ट्र मीन्स नेशन, जो नेशन है ना वही मनुष्यों की यूनिट है। नेशन जो है यही हर एक मनुष्य का यूनिट है, राष्ट्रीय इकाई। नेशन ऐसे शब्दों का आप देख सकते हैं विचार। यहां लिखा God has intended nations to be the natural unit of the mankind. Natural unit of the mankind. So Italy could not continue to be patchwork of the small state in the kingdom. मतलब छोटे छोटे किंगडम और स्टेट से इटली नहीं चलेगा। इटली को चाहिए यूनिफिकेशन। इटली एकत्रित गणतंत्र बनना पड़ेगा। यही एकीकरण की ही इटली को मुक्ति का आधार हो सकता है। उससे इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन कायम किए गए। मेजिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैसिनी रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारा सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ध्यान में रखिएगा कि जोसेफ मैसिनी को मेटरनिक क्या बोल रहा है? ड्यूक मेटरनिक, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, जो वियना संधि का जो हेड था, उसने क्या बोला? इसको ध्यान रखिएगा। The most dangerous enemy of our social order, the most dangerous enemy of our social order called by ड्यूक मेटरनिक टू होम। किसे कहा गया? तो वो कहा गया आपका जोसेफ मैजिनी को। ठीक है, देखिए जोसेफ मैजिनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग समझेंगे क्रांतियों का युग, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। कैसे अलग अलग तरह के रिवॉल्यूशन हुए इस टाइम पीरियड में, उसको हम लोग समझेंगे। ओके, उसको हम लोग समझेंगे, अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इतने तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं, आपको लगता है टाइम एक चैप्टर में 2 घंटे लग रहे हैं, नो डाउट, बट आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चीजों को समझे कि कैसे कैसे चीजें धीरे धीरे वो याद करना तो अलग बात है, याद तो कर नहीं लेंगे। या डेट 10/5 डेट है, 10/5 ट्रीटी है, तो वो याद हो जाएगा। लेकिन समझ लेंगे अगर एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी अगर समझ लिए ना, तो अच्छे तरीके से कोई भी बुक समझना आपके लिए बहुत, बोल सकते हैं कि चटनी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848। तो अब देखिए, जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने, जैसे कि आपने देखा कि जो कंजर्वेटिव है, अभी उसकी कहीं ना कहीं उसका बोलबाला, उसकी सरकार आपको देखने को मिल रहा है फ्रांस जैसे राज्यों में, फ्रांस जैसे देशों में, है ना। तो जैसे जैसे जो कंजर्वेटिव हैं, उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश की, तो यूरोप की जो अनेक क्षेत्र में उदारवाद और राष्ट्रवाद की जो क्रांति है, वो अपने आप को यूनाइट कर लिए। मींस जैसे यूरोप में रूढ़िवादी, आप समझ सकते हैं कि जैसे फ्रांस में रूढ़िवादी व्यवस्था, जैसे कि जो कंजर्वेटिव है, वो जैसे जैसे अपने आप को मजबूत करने लगी, तो इसके जो खिलाफ जो लिबरल्स हैं, उदारवादी और जो राष्ट्रवाद हैं, उन्होंने अपने आप को जोड़ के देखा कि नहीं, ये गलत हो रहा है ना। जैसे कि आप देखें, इटली और जर्मनी के राज, ऑटोमन साम्राज्य, सूबे आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे, है ना। इन जो उदारवादी राष्ट्रवादी जो हैं, इनमें जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने इन क्रांतियों का लीडरशिप किया। इनमें प्रोफेसर हैं, स्कूल के अध्यापक, जो भी चीजें। अब इस बात को समझिए कि जब ये कंजर्वेटिव अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, तो जो उदारवादी हैं, जो राष्ट्रवाद है, वो इस चीज को देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में खड़ा हुए। जैसे कि आपने देखा कि इटली जर्मनी में इस तरह की चीजें हुई। ऑटोमन साम्राज्य, जैसे कि जो उसको तुर्की बोलते हैं, वहां उसके जो कुछ एरिया है, आयरलैंड और पोलैंड, वहां पे सारी चीजें होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि हम प्रथम विद्रोह फ्रांस में हुआ। आपको पता है कि स्टार्टिंग फ्रांस से चीजें हो रही हैं। फ्रांस में ही बुर्बो राजवंश की स्थापना हो चुका है, नेपोलियन को हटा के, नेपोलियन का डेथ के बाद। अभी जुलाई रिवॉल्यूशन जो है, जिसको जुलाई रिवॉल्यूशन बोला गया, जुलाई 1830 में बुर्बो राजा है ना, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने फेंका।
उखाड़ फेंका। मींस फ्रांस में जो आपका बुरबन किंग था वो उसका सत्ता समाप्त किया, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से स्टैब्लिश किया। ओके, और उसमें लुई फिलिप को अपना मोनार्क, राजा घोषित किया। देखिए अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि अभी तक जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 आपने पढ़ा, 1789 के बाद जो वहां के राजा थे, है ना, लुई 14वां है, उसको हटाना, है ना। पहले तो लुई 14वां लुई 16 जो था, पहले तो लुई 16 ने खुद जो एक पार्लियामेंट, ड्यूमा है ना, पार्लियामेंट का गठन के लिए मान गया था कि हाँ रहेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था, एक संवैधानिक राजतंत्र बना था। लेकिन फिर जैसे देखते हैं कि गैरिबाल्डी, है ना, जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे फ्रांस में जो उस समय आप जैकोबिन क्लब, है ना, जैकोबिन क्लब की स्थापना होना, जैकोबिन क्लब की स्थापना रॉबर्टस्पियरे, तो फिर रॉबर्टस्पियरे के टाइम में फिर देखते हैं कि वो जो लोकतांत्रिक, जो आपका जो राजतांत्रिक जो व्यवस्था था, हालांकि संविधान था, तो उस राजतांत्रिक व्यवस्था को हटा के रिपब्लिक बनाया गया। और फिर रिपब्लिक के बाद फिर से मोनार्क, मींस फिर से आप देख सकते हैं कि रिपब्लिक के बाद फिर से तानाशाह, और फिर तानाशाह के बाद फिर राजा, और फिर राजा के बाद देखिए फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब वही चीजें फिर से चालू हो चुका है, मतलब अभी भी राजा ही हेड होगा उस चीज का। तो उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी, ड्यूक मेटरनिक, उसने बोला था कि जब फ्रांस छिकता है ना तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस से जो आग की लपटे, ये जो विद्रोह हुआ फ्रांस में, जो वहां के राजा को हटाना, बुर्बो राजवंश के राजा को हटा के एक फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश करना, तो कहीं ना कहीं और जो क्षेत्र है यूरोप के, वहां पे इसकी चिंगारी होगी। अब ये देखिए जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। अब ये ब्रसेल्स, अब देखिए कि ब्रसेल्स जो है ना, जो कहीं ना कहीं जो जिससे कि आपको बेल्जियम बना, अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर आपका ब्रसेल्स बेल्जियम से। अब इस बात को समझिएगा, एक घटना जिसने यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ग्रीस में भी इसी तरह का कहानी हुआ। ग्रीस जो कि ऑटोमन तुर्की का पार्ट था, उसने 1821 में स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, है ना। जो ग्रीक थे और जो यूरोपियन कंट्री थे, है ना, और जो बहुत सारे कुछ फिलोसोफर थे, जो है ना, इन सब लोगों ने मिलके फिर 1832 में फिर ये विरोध किया था। 1832 में फिर कुस्तुनिया की संधि, कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी हुई और ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता मिला। तो ग्रीस में आप देखिए यहां पर लिखा है कि यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में स्टार्ट हुआ। यूनान के राष्ट्रवादियों का निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनानियों को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा का और एक मुस्लिम समाज के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया, बाद में युद्ध भी लड़ लेंगे। जब 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हुई तो अंततः 1832 में कुस्तुनिया की संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया। तो आप अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रीस 1832 में स्वतंत्र हो चुका है। फ्रेंच में आप एक डेमोक्रेटिक आपका एक मोनार्की, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हो चुकी है ना। चलिए समझिएगा बात को, चैप्टर्स को समझना है, कंसेप्ट को, कैसे क्या चीजें हो रही है, फ्रांस में किस तरह का हलचल हो रहा है, उसकी चिंगारी हर एक जगह फैल रही है, फ्रांस में कैसे बार बार वही चीज सर्कुलेशन में हो रहा। रोमानिक कल्पना और राष्ट्रीय भावना मींस रोमांटिसिज्म, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग, राष्ट्रवाद की फीलिंग कैसे लाया जाए, राष्ट्र के प्रति प्रेम, जैसे कि आप देखते हैं कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो प्रेम होता है, उसी तरह का प्रेम उसी तरह का आप देख सकते हैं कि भावना एक देश के प्रति, एक नागरिक को उसके देश के प्रति भावना, रोमांटिसिज्म का जो दौर चला उसके बारे में समझेंगे, है ना। The development of nationalism did not come out only through the war and total expansion। कह रहा है कि केवल लड़ाई करके अपने क्षेत्र को बढ़ाने से ही आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं आएगी, राष्ट्रवाद की भावना नहीं आएगी। राष्ट्र के विचार के निर्माण के लिए संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई, कला, काव्य, कहानी। अब देखिए रोमांटिसिज्म का मतलब ये हुआ कि सांस्कृतिक आंदोलन जिसमें लोगों के बीच में एक सेंटिमेंट पैदा हो, कैसे, कला के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, पोएट्री के द्वारा। इन
सारे चीजों के द्वारा कि लोगों के बीच में अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश के प्रति रोमानीवाद जैसी चीजें अगर उत्पन्न हो, वो रोमांटिसिज्म कहलाएगा, है ना। तो आप समझिएगा इसको, जो कहीं ना कहीं खास तरह की राष्ट्रीय भावना विकास कर, आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों की जो तर्क वितर्क थे, है ना, और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की, और उसकी जगह आप देखिएगा, ठीक है, देखिए फ्रांसीसी चित्रकार डेला क्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। यह विशाल चित्र जो बनाया गया है 4 गुने 3.54 मीटर का है, एक घटना जिसमें कियोस द्वीप, जिसमें एक सेकंड, है ना, जिसमें कियोस द्वीप पर कहा जाता है तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। डेलाक्रो ने घटना नाट्य बनाकर महिलाओं बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वाले को बनाया उभर के उन्याने के लिए। अब मत इस तरह से बनाया कि देखिए आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, है ना, कईयों का कपड़ा नहीं है, कई लोग मरे हैं, कैसे एकदम ढेर में पड़े हैं। तो जो भी इस फोटो को देखेगा यूनान के लोग कि कैसे तुर्कियों ने, कैसे ऑटोमन साम्राज्य ने हमारे से किया है, हमारे देश के जो मतलब हमारे लोगों के साथ किया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में सेंटीमेंट उत्पन्न होगा कि नहीं, ये गलत चीज हो रहा है, ये हमारा राज्य है, ये हमारा राज्य है, ग्रीस हमारा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चीजें दिखाई गई, है ना। जर्मन दार्शनिक, जर्मन का एक फिलोसफर है, उनका नाम है योहान गॉटफ्रीड, जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। देखिए डास बोल्क मींस, और जर्मन लैंग्वेज से डास बोल्क मतलब होता है कॉमन पीपल, है ना। डास बोल्क मींस होता है कॉमन पीपल, है ना। जैसे मैं ना पीपल्स कार, वोल्क्सवैगन बोलते हैं, वोल्क्सवैगन पीपल कार्स, जैसे कि वो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला था तो उस समय जब जर्मनी में जब हिटलर आया था, तो हिटलर ने फिर एक जो अर्थशास्त्री था, है ना, हेल्मर, है ना, सचेत हेल्मर करके नाम था, हाँ हेल्मर था, ठीक है। तो उनको दिया था कैसे हमारा जो जर्मनी का अर्थव्यवस्था सही होगा, क्योंकि विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो उसने जो नीति अपनाया था फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट का, तो उसके बाद जो कार बना था, है ना, पीपल्स कार, वोल्क्सवैगन, वोल्क्स मतलब होता है पीपल। तो यहाँ पे डास बोल्क के नाम के एक कल्चर को अपनाया कि ये जो जर्मनी है, ये जर्मन संस्कृति है, उनके आम लोगों में बसता है, जर्मन में रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर जर्मन संस्कृति है। तो डास्क बोल्क, द रियल कल्चर वाज द कल्चर ऑफ द कॉमन पीपल। डास्क बोल ऐसी चीजें, जो एक जर्मन फिलोसफर है जोहान गॉटफ्रीड का ये कथन है ना, उन्होंने बोला कि जो ट्रू स्पिरिट से, जो मेन जो राष्ट्रवाद की भावना, ये सारी चीजें हैं उनके गानों में, उनके कविताओं में, उनके नाच में, मतलब फोल्क डांस, फोल्क पोइट्री, फोल्क, ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, है ना, जिसको बोला गया स्पिरिट ऑफ द नेशन, वोल्क्सजिस्ट, है ना, वोल्क्सजिस्ट स्पिरिट ऑफ द नेशन, है ना। इस बात को समझिएगा, ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए चीजों को आप समझिए, इतना बेहतरीन तरीका से मैं आपको चीजें करवा रहा हूं, साथ में आपको सारे इधर लिखे हैं नोट्स की तरह से, हिंदी इंग्लिश दोनों चीज में। आपको शायद ही यूट्यूब पे मिले कि हिंदी इंग्लिश में दोनों पे चीजें किया जा रहा है ना, और इतना अच्छा से सब चीजें मैं बता रहा हूं, तो आपको ये बनता है कि आप चीजों को पूरा देखें, जब भी वीडियो देखें पूरा देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप क्लास 6 से 12 तक के सारे विषय को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लिए ना, समय दे दिए ना, 80% भी इसका अगर आपके दिमाग में घुस गया ना, तो कोई भी जीएस को तो इतना अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ना कि आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करना केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना ही नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। यह खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता है, जिनका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ऐसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया, पोलैंड को तोड़ के रख दिया था। पोलैंड को रसिया है ना, प्रशिया है, ऑस्ट्रिया ऐसे लोगों ने, जैसे देशों ने, या उस समय जो भी आप बोल सकते साम्राज्यों ने, शक्तियों ने, पावर्स ने पोलैंड को तोड़ दिया था, है ना। यदि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुरपुर्सिकी ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपना ओपेरा और संगीत से गुणगान किया, और पोलिनेस और मजूरका ऐसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया, है ना। इस बात को समझिएगा। अब यहां पे पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज ही नहीं चल रहा है, यहां रशियन लैंग्वेज चल रहा है। पोलैंड के लोग पोलिश भाषा नहीं बोलेंगे, रशियन भाषा पे जोर देंगे, वहां उनके एरिया में रशियन भाषा चलेगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगा ना। इन चीजों को अलग अलग फिलोसफर थे, अलग अलग कवि हैं, है ना, उन लोगों, जैसे कैरोल कुरपुर्सिकी का एक नाम आता है ना, उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को दिखाया अपने ओपेरा म्यूजिक के थ्रू, कैसे होता है ना। इस बात को समझिएगा।
हाँ, ये सब लिखिएगा नहीं, एग्जाम में उतना जरूरी नहीं है, मैंने लेकिन समझना है। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को एक स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लाया गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसमें आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोधी के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरी और बिशपों को जेल में डाला दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्हें रूसी भाषा का प्रचार करने से इंकार कर दिया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रति रूप में देखे जाने लगा। अब देखिए, रूसी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए लोगों ने चर्च में सब जगह इस्तेमाल जब स्टार्ट किया तो जो चर्च के पादरी हैं, क्लर्जी हैं, उनको चर्च से जेल भेज दिया, साइबेरिया भेज दिया कि इसके मतलब आप लैंग्वेज को एज ए वीपन, नेशनलिज्म वीपन की तरफ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस तरह से रूस है जो जर्मन पोलैंड के ऊपर सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है ना। 1831 में रेवोल्यूशन हुआ था बट सप्रेस कर दिया गया, इस बात को समझिए। ठीक है, चलिए, कोई काम का नहीं, मींस याद करने लायक ऐसा नहीं है कि इसको रटना है ना। आप समझ सकते हैं कि भाषा का क्या उपयोग है। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह, है ना, हम समझेंगे हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। ओके, तो 1830 के बारे में बताया जा रहा है ना। 1830 का जो दशक रहा है ना, यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। देखिए, यूरोप का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वहां के लोगों में बेरोजगारी बढ़ेगा ना जी, और बेरोजगारी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग गांव छोड़ के शहर में जाएंगे काम करने के लिए, और जब ज्यादा शहर में लोग बस जाएंगे तो शहर में अलग अलग स्लम्स बोलते हैं ना, छोटे छोटे कस्बे, है ना, जहां ज्यादा गंदगी हो, ज्यादा पॉपुलेशन हो, पॉल्यूशन हो, है ना, जो मुंबई का स्लम, तो उस तरह के स्लम विकसित होना स्टार्ट हुआ। अब हम समझेंगे 1830 में मतलब आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप के लिए, यूरोप में आप देख सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ना, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों का अतिरिक्त आबादी शहर जाके भीड़ वाली बस्तियों में रहना, नगरों में लघु उत्पादों को अक्सर इंग्लैंड से आई मशीनें बने सस्ते कपड़े करती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ रही थी क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप में उन इलाकों में जहां कुलीनबर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीजें के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल खराब होने के बाद शहर गांव में व्यापक, मतलब ये आपको दिखाया जा रहा है क्या स्थिति है गांव में, क्या स्थिति है शहरों में। अब आप इस चीज को समझ सकते हैं ना कि हर जगह इकोनॉमिक हार्डशिप चल रहा है पूरे यूरोप में, है ना, जनसंख्या बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, गांव से लोग शहर में जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, वहां पे जाके अब झुग्गियां, ये स्लम्स बन रहे हैं ना। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं शहर में, वो उनको भी कंपटीशन मिल रहा है जो मशीन से बने सामान के तुलना में। जैसे कपड़ा का सामान, कोई कपड़ा है मशीन से बुना रहा है, लोग हाथ से बुन रहे हैं, छोटे छोटे उद्योगों को, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है पूरे यूरोप में। यूरोप में गरीबी, इस तरह से चीजें चल रही है ना। 1848 एक ऐसा ही वर्ष रहा, 1848 में एक ऐसा ही रहा, है ना। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़क पे आ उतरे हैं। जैसे मैंने बताया था पहले भी ऐसा हुआ कि फ्रांस के लोग सड़क पे आ उतरे थे। फ्रांस के लोगों के पास खाना नहीं था, ब्रेड का दाम बढ़ जाना था, ब्रेड का दाम बढ़ गया था, है ना, जो ब्रेड था उसका दाम बढ़ गया था, उसके लोग लाइन में लग रहे थे, मारा मारी हो रहा था, है ना। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा, फिर वही स्थिति है 1848 में ऐसा ही बस था। खाने पीने में व्यापक बेरोजगारी, पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए, जगह जगह पे अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने। अब देखिए इस तरह का जब कंडीशन हुआ ना, तो जो राजा बना था लुई फिलिप, है ना, और जब बुर्बो राजवंश को हटा के जब राजा बनाया गया कंस्टिट्यूशनल मोनार्की में लुई फिलिप को, है ना, तो लुई फिलिप भाग गया। भाई इस तरह की स्थिति हुआ तो भाग गया वो। बोलो अब इस स्थिति को जब हो गया तो राष्ट्रीय सभा जो नेशनल असेंबली थी उसने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त किया और काम के आधार की गारंटी दी, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए। अब इस तरह से जब कंडीशन हुआ, तो आप देख सकते हैं कि नेशनल असेंबली, जो आप कह सकते हैं कि फ्रांस की जो पार्लियामेंट थी, उसने अब राजा ही भाग गया, तो उसके जगह इसने क्या लाया, गणतंत्र, रिपब्लिक लाया और सारे लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया। सारे लोग क्या दे दिया, वोट देने का अधिकार दे दिया। सारे लोग को
काम की गारंटी दी, भाई काम भी सबको आप लोगों को मिलेगा, है ना, वर्क भी आपको मिलेगा, रोजगार उपलब्ध करने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए, है ना। इसके बाद इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे परंतु दाम बहुत कम थे। अब इस बात को समझिएगा, सिलेसिया रिवोल्ट में क्या है कि जो बुनकर थे, जो कपड़ा बुनते थे, है ना, अब वो कच्चा माल किससे ले रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर से, है ना, कॉन्ट्रैक्टर से। अब ये कच्चा माल भैया दे रहा है इसको, और जब कच्चा माल से जब कुछ बना रहा है कपड़ा, तो उस कपड़ा को बहुत सस्ता में खरीद रहा है, तो लोगों को फायदा नहीं हो रहा, तो इस पे विद्रोह किया था, सिलेसिया में। इस बात को समझिएगा। तो एक एक्सट्रैक्ट है एक सिलेसिया गांव के बारे में, विलियम वोल्फ ने बताया है कि इस गांव में 18,000 आबादी है, सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे मेन है, श्रमिकों की हालत खराब है, काम के लिए बेताब लोग, फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी। 4 जून दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकलती है, 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे, उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। उसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर सबको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। भंडार इसमें कपड़े लूट लिए, ये सब चीजें, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये सिलेसिया रिपोर्ट्स के बारे में यहां बताया जा रहा है, ठीक है, ओके। हालांकि फिर ये रिवोल्ट को दबा दिया गया था, इसमें 11 बीवर्स की गोली भी मार दी गई थी। हालांकि वो चलो हटाओ, हमें समझना है कि सिलेसिया रिवोल्ट बीवर्स के लिए हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में हुआ था, बस इतना ही याद रखना, ज्यादा नहीं याद है, ठीक है। आगे चलेंगे। 1848 उदारवादियों की क्रांति। हम समझेंगे रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स कौन हुए? लिबरल्स कौन हुए? आपको पता है लिबरल्स कौन हुए? जो विचार रखते हैं कि परिवर्तन हो, जो विचार रखते हैं कि हमारे द्वारा सरकार चुनी जाए। तो नेशन स्टेट इनका पहले से रहा है कि एक राष्ट्र राज्य की कल्पना, है ना, एक राष्ट्र राज्य की कल्पना। ओके, इनका था कि पार्लियामेंट्री स्टेट बने, है ना, एक संविधान हो, हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ संघ बनाने की स्वतंत्रता हो, हम अलग अलग संघ बना सके, हमें प्रेस की स्वतंत्रता हो, हमारा संविधान हो। इनका एक जो लिबरल्स है, इनका यही आइडिया है, इनका यही सोच है, इसी तरह का इनका सोच है। और 18 मई 1848 में सब ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, है ना, फ्रैंकफर्ट जगह है, संत पॉल एक गिरजाघर था, वहां पे लोगों ने 831 मेंबर्स, है ना, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फ्रैंकफर्ट पे मिले संत पॉल में, है ना, और पार्लियामेंट का गठन किया। और इसका काम था ड्राफ्ट बनाना, है ना, ड्राफ्ट बनाना। इनका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाने का काम किया जाए। हम इसको समझते हैं थ्योरी से, मतलब इससे, ठीक है, ओके। देखिएगा, कह रहा है कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देश में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग की क्रांति भी हो रही थी। आपको पता है, फरवरी 1848 से घटनाओं से राजा की गद्दी छोड़नी पड़ी। एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, वहां के जो लिबरल्स मिडिल क्लास के जो स्त्री पुरुष हैं ने संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। वही लिबरल्स जो राष्ट्र राज्य निर्माण के बारे में, उसके बारे में बताया जा रहा है, यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने के आजादी ऐसे सिद्धांतों पर आधारित था। थ्योरी क्या था इनका समझ चुके आप, है ना। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में, जर्मन जो इलाका जहां जर्मन लोग रह रहे हैं, बड़ी संख्या में, ओके, जो मैंने बताया भाई वही सेम चीज है। बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर के पे मिलकर सर्व जर्मन, है ना, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 लोग इलेक्टेड हुए जो नेता बने, है ना, ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट जो संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा के सौंपी जिसे संसद के अधीन रहना था। अब देखिए, बात को समझिए, जर्मनी की बात कर रहे हैं। 831 मेंबर्स चुने गए, है ना, लोगों के द्वारा चुना गया। उनका थ्योरी क्या था आप समझ चुके हैं। और यह 831 मेंबर ने एक संविधान बनाया,
एक ड्राफ्ट किया। और राजा, अब देखिए राजा जो है, आप समझिएगा, उनका नाम है, पर्सिया का राजा है, उसका नाम है प्रूसिया, सॉरी प्रूसिया नॉट पर्सिया, प्रूसिया, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ। बोला कि आप राजा रहिए, हम संविधान के अकॉर्डिंग चलिए। अब बताइए, कोई भी राजा अपने पावर्स के ऊपर कंट्रोल लिमिट कर खुद, मतलब खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? अगर संविधान को एक्सेप्ट कर लेगा तो संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और उसमें है आपका प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संवैधानिक जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह की चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं राजा की शक्ति कम हो जाएगा भाई। राजा को हेड बना देगा, लेकिन फिर भी कानून के अकॉर्डिंग चलना है तो मानेगा नहीं मानेगा। अब वो राजा इस चीज को ठुकराता है, और अगल बगल में जितने भी साम्राज्य थे उसको इसका विरोध करता है कि भाई अगर यहां पे इस तरह चीजें हो गई तो कहीं और ना सब प्रॉब्लम होगा। हालांकि ये लोग गए, उन राजा के पास गया और सैनिकों को बुलाया और भगा दिया, मतलब सैनिकों के द्वारा इन लोगों को जो असेंबली की मांग, जो कंस्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे, उनको भगा दिया गया। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए ये देखिए कैसे बैठे थे, ये देखिए जिसे आज देखते हैं ना, आज हम लोग संसद देखते हैं, उस तरह से फ्रैंकफर्ट जो था पार्लियामेंट है ना, वहां पे पॉल में लोग बैठे थे। अब देखिए, नोटिस द वीमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी, है ना, अपर लेफ्ट गैलरी में कुछ महिलाएं भी हैं हालांकि। चलिए अब देखिए, यहां पे ये लिखा हुआ है कि अब देखिए, एक सेकंड, यहां पे चीजें आगे पीछे हो जाता है। एक सेकंड में नीचे था ना, एक सेकंड, ठीक है, हो गया, समझिएगा। अब देखिए, तो उसने स्वीकार कर दिया, राजा नहीं माना। जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कार्यों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गए। मतलब ये जो बना था, ये जो संसद बनाया गया था, उसमें ज्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग थे उनका समर्थन था। तो कहीं ना कहीं मजदूर और कारीगर के मांगों का उन्होंने नहीं ध्यान में रखा, क्योंकि सारे लिबरल क्लास में जो ज्यादातर जो लोग थे वो पढ़े लिखे व्यापारी लोग ही थे, तो उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला मजदूरों कारीगरों को। साथ ही साथ अब देखिए, उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किया, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार, अभी भी इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। जर्मनी की बात हम करें, ठीक है। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं के केवल प्रेक्षकों की हैसियत में, मतलब केवल आप देखिए, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, केवल आप देखिए, संसद को ऑब्जर्वर के रूप में महिलाओं को रखा गया। इस बात को समझिएगा। हालांकि रूढ़िवाद जो कंजर्वेटिव थे 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबाव पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन को चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अंततः 1848 के बाद वर्षों के मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजधानियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुकी थी। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में बुदास्तव और बंधुता मजदूरी समाप्त कर दी गई। अब इस बात को समझिएगा, अभी भी इनको समझ गया कि भाई हम तो दबा दिए रिवोल्ट को, इन रूढ़िवादियों ने, राजाओं ने दबा दिया, अलग बात है इस तरह के जो रिवोल्ट हो रहे थे, लेकिन इनको लगा कि अगर हम अभी भी उसी नियम से अकॉर्डिंग चलेंगे, हम अगर कोई परिवर्तन नहीं रखेंगे तो बार बार विद्रोह होगा, बार बार दबाना पड़ेगा, बार विद्रोह होगा, बार दबाना पड़ेगा, तो हम इसको खत्म करेंगे। इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? तो हम उदारवादी और राष्ट्रवादी जो हैं उनको थोड़ा सा छूट क्या देंगे? तो उनका कुछ, जैसे कि हैब्सबर्ग जो एम्पायर था, जो हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र थे, हैब्सबर्ग एम्पायर था, वहां पे इन्होंने क्या किया, एक तो फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया और एक बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया, है ना। बॉन्डेड लेबर और सर्फडम, ये दो चीज को खत्म कर दिया, है ना। फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, ओके। और द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियन इन 1867 में जो हंगरी वाला एरिया था उसमें वहां पे लोगों को थोड़ा सा स्वायत्ता प्रदान किया, है ना। इस बात को समझिएगा। अब समझेंगे तो मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब मतलब आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या चीजें चल रही है ना। ठीक है, ये सारा तो हो चुका है मतलब, लेकिन अभी भी जर्मनी में
राजा ही हैं। अभी जर्मनी में उस तरह से चीजें नहीं चल रही है। कोई किसी तरह का जर्मनी में आप देख सकते हैं हैम्बर्ग एम्पायर है पूरा, उसमें कितने एरिया शामिल हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के एकीकरण और पूर्ण रूप से केवल जर्मनी, इस तरह की जो कंसेप्ट है अभी देखने को नहीं मिला है ना। जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा, है ना। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। अब इस बात को समझिएगा कि ये जो रूढ़िवादी हैं, जो कंजर्वेटिव समझ चुके हैं कि हमें राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों को मिला के रखेंगे तभी चीजें चल पाएगी। अदरवाइज हम अगर पहले के अकॉर्डिंग रहेंगे कि नहीं हमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, किसी तरह का छूट नहीं देंगे इनको, तो फिर हमें सत्ता से हटा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकरण होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्यापक है, वो पता है मिडिल क्लास में था। 1948 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया था। आपने देखा 1848 में फ्रैंकफर्ट में लोगों ने स्टार्ट किया, मगर राष्ट्र निर्माण किया उदारवादी पहल राजशाही और फौजों की ताकत में मिलकर दबा दी। उनको प्रूसिया के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रशा में राष्ट्रीयकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। अब जो लिबरल्स जो उदारवादी हैं, उन्होंने क्या किया कि अब तो फ्रैंकफर्ट में जो बनाया था असेंबली, उसको तो लोगों ने मतलब उसको तो राजा ने एक्सेप्ट नहीं किया, विरोध हुआ, दबा दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, बड़े बड़े जिनके पास जमीन, जंकर बोला गया, जो प्रूसिया कहते हैं ना, उनका सपोर्ट मिला। इस बात को उनका सपोर्ट मिला। और उसके बाद अब समझिए, है ना, उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिससे प्रशा की सेना और नौसेना की मदद ली। अब देखिए प्रशा का एक मंत्री है जिसका नाम है ऑटो वान बिस्मार्क, इसने सपोर्ट किया, है ना। और उनकी सेना और अफसर ने भी किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। अब इस बात को समझिएगा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इधर ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क एंड फ्रांस, इन तीनों से जो प्रूसिया है ये युद्ध जीत लिया। मिनिस्टर कौन है? ऑटोमन बिस्मार्क है, सैनिक हैं, सब मिलकर जीते हैं। और एकीकरण की प्रक्रिया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यहां से स्टार्ट हुआ। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट। अब जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम, है ना, क्या नाम है उनका? कैजर विलियम फर्स्ट 1871 में जर्मनी के सम्राट बने और जर्मनी का एकीकरण हुआ। मतलब कुछ एरिया जो जर्मन भाषा के थे या जर्मन के एरिया थे उसको मिलाया, एक राष्ट्र के रूप में जर्मनी को बनाया कि एक जर्मनी है, राष्ट्र है। इसमें कोई वैसा हैबर्ग एम्पायर नहीं, इसमें ये शामिल है वो शामिल नहीं, एक राष्ट्र के रूप में, है ना। 28 जनवरी 1877 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों ने राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल के बेहद ठंडे शीश महल, हॉल ऑफ मिरर्स, है ना। हॉल ऑफ मिरर्स कहां है? आपका वर्साई में। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। अब प्रशा कितना पावरफुल आपको दिख रहा है ना, क्योंकि जर्मनी को एक राष्ट्र निर्माण बनाने में हेल्प कौन कर रहा है? प्रूसिया, प्रशा। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए गए कदम और कार्रवाइयां बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना, है ना। बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बना, इस बात को समझिएगा। इसके बाद आपने यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई कैसे ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कर दिया, जर्मनी के लोगों को मिला दिया, जर्मनी को एक राज्य के रूप में बनाया और कैजर विलियम फर्स्ट को 1871 में जर्मनी का सम्राट के रूप में घोषित किया, है ना। आज की पीएम सीएम उस तरह का चीजें नहीं चल रहा है ना, एक सम्राट बन रहा है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही चल रहा है, बट चीजें सही चल रही है जर्मनी में। यहां तक आप समझ चुके होंगे। हम लोग पढ़ेंगे इटली के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इटली के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जर्मनी की तरह इटली भी
अब देखिए इटली पूरा बटा हुआ है ना। इटली में अनेक अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ। ये बार बार हैब्सबर्ग साम्राज्य जो आप आ रहा है ना, तो ये जो आप समझिए परसा कितना बड़ा है, देखिए परसा कितना बड़ा है ना। आप देख सकते हैं परसा कितना बड़ा है। 1866 से पहले फ्रांस परसा युद्ध के द्वारा विजित 1871 में देखिए फ्रांस परसा कैसे है। अब इस बात को समझिए, मैप हटाइए, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है इस जो समझिएगा, ठीक है। देखिएगा इटली यूनिफाई, इटली को कैसे ये किया गया, इस बात को समझेंगे। ऊपर होगा इसका एक चीज है ना, लिखे होंगे, कोई नहीं, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था। 7 स्टेट में इटली बटा है, 7 स्टेट में, जिनमें केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। सार्डिनिया पिडमोंट एक जगह है जहां ही ओनली वही एक इटालियन राजघराना है, बाकी सब जगह अलग अलग राजघराने हैं जो अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग है, अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है। उत्तरी भाग में कौन है, ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था, और सेंट्रल इलाका में पोप है, पोप का शासन है। दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन का बुर्बो राजवंश है ना। इटालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया, अभी तक उनके विविध क्षेत्रीय स्थानीय रूप मौजूद थे। मतलब अभी पूरे इस एरिया में हैब्सबर्ग इंपायर, इटली जिसको ऐसा इटली कोई नाम नहीं था, है ना। तो आपने देखा कि जो 2 जगह, एक आपका सर्डिनिया है, एक पिडमोंट है। सर्डिनिया इधर था, पिडमोंट इधर था, है ना। इधर नॉर्थ आप देखिएगा, नॉर्थ में आप देखिएगा तो नॉर्थ में किसका है आपका ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का है ना, हैब्सबर्ग का शासन चल रहा है, ठीक है। सेंट्रल में पोप बैठे हैं, सेंट्रल में पूरा पोप बैठा है, सेंट्रल में पूरा पोप है, और नीचे जो साउथ वाला एरिया था वहां पे आपका स्पेन का शासन है। तो अलग अलग क्षेत्र, बुर्बो राजवंश है। और ये सार्डिनिया पिडमोंट इधर एरिया था, सार्डिनिया पिडमोंट 2 एरिया। यहाँ पे आपका एक ओनली जो है राजघराना है वो इटालियन राजघराना, इटली से, इटली मूल निवासी है ना। 1830 के दशक में जोसेफ मैज़ीनी ने एकीकृत इटली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जोसेफ मैज़ीनी ही इन्होंने इस चीज को उठाया कि एकीकरण करना है ना, एकीकरण करना है। उसने अपने उद्देश्य पर यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया, है ना। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। 1831-1840 में क्रांतिकारी विद्रोहों की सफलताओं से युद्ध जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल सेकंड पे आ गई। अब देखिए जोसेफ मैज़ीनी ने जो विक्टर इमैनुएल सेकंड जो सार्डिनिया पिडमोंट पे शासन कर रहे थे, और ये क्या था, एक इटालियन था विक्टर इमैनुएल सेकंड। इनके ऊपर जिम्मेदारी दिया कि आप मिलाइए, है ना, आप ही चीजों को शामिल करिए, इटली जैसा एक देश बनाइए, नेशनल स्टेट बनाइए। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रगति की संभावना उत्पन्न करता था। इसने एक मंत्री को चुना, उसका नाम था काबूर, है ना, काउंट काबूर। इसे इटली के प्रदेशों की खेती करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। ना तो एक क्रांतिकारी था, न ही जनता के विश्वास में रखने वाला। इटालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इटालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस के सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिससे पीछे काबूर का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हो गया। और सार्डिनिया पिडमोंट जो है ऑस्ट्रेलियन वाला एरिया को हराया, है ना। जो ऑस्ट्रिया वाला एरिया था, जो ये वाला एरिया था, इसको जो मंत्री थे काउंट काबूर, है ना, ये सार्डिनिया पिडमोंट के साथ मिलकर इस एरिया को हरा दिया। पहले इसको शामिल किया, है ना, उस बात को समझिएगा, ठीक है। फिर देखिए कह रहा नियमित सैनिक के अलावा जो गिरवाल्डी थे, एक गिरवाल्डी है, जोसेफ गिरवाल्डी ने के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिणी इटली, एक मैज़ीनी अलग है, ये गिरवाल्डी अलग है। 1860 में दक्षिणी इटली और 2 सिलिसियो के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में असफल रहे। अब देखिएगा, बात समझिएगा, 1860 में दक्षिण इटली, अब ये जो एरिया था इधर है ना, 1860 में इधर आया, यहाँ पे कौन शासन कर रहा था, स्पेन का, इसको हराया, है ना, यहाँ किसानों से समर्थन लेकर इसको हराया, है ना। और 1861 में इमैनुएल सेकंड को इटली का यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। विक्टर इमैनुएल सेकंड को इटली के अधिकांश निवासी जिन्हें
साक्षरता की दर काफी मतलब बहुत ज्यादा इलिटरेट थे, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा को अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन्हें आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना नहीं था और वे मानते थे कि ला इटालिया विक्टर एनुअल की पत्नी है। देखिए अभी तक इतने अनपढ़ यहाँ के लोग कि इन्हें इटालिया जो कि नेशन स्टेट मतलब एक इटली हम एक इटली देश बनाने जा रहे हैं, ऐसा सबसे उनको पता ही नहीं था। उनको लगा कि विक्टर एनुअल की पत्नी का नाम है ला इटालिया और है ना, उनके लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, जो भी चीजें, ठीक है, इस बात को समझिएगा। ब्रिटेन की अजीब दास्तां, है ना, ब्रिटेन की अजीब दास्तां आप इसको समझेंगे, जो इसमें भी हम लोग समझेंगे हम लोग इंग्लैंड के बारे में, है ना, कैसे यूके बना इसके बारे में समझेंगे, है ना। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल का क्रांति का परिणाम नहीं था, यह लंबी चलने वाली प्रक्रिया का आपका कह सकते हैं कि रिजल्ट था, है ना। कैसे ब्रिटेन में आपका देखने को सब कुछ बनेगा उसको समझेंगे, है ना। देखिए 1688 से पहले वहां पे राजतंत्र है ना। तो 1688 के बाद वहां का जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसने राजतंत्र को सीज किया, एक एक्ट ऑफ यूनियन लाएगा, इस बात समझिएगा, एक सेकंड, एक एक्ट ऑफ यूनियन लाएगा और उस एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों मिल के यूके बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यूनाइटेड किंगडम बनाएंगे, है ना। और फिर धीरे धीरे देखें कि जो इंग्लैंड है उसका स्कॉटलैंड के ऊपर ज्यादा दबाव होगा, स्कॉटलैंड के लोगों को उनके चीजों को परफॉर्म करने से रोका जाएगा, उनकी भाषा बोलने से रोका जाएगा, तब जाके धीरे धीरे आप समझ पाते हो, ठीक है। जैसे जैसे आंग्ल राज की धन दौलत अहमियत का सतह वृद्धि हुई, द्वीप समूह ने अलग अलग प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल सांसद ने अंग्रेज का जो इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज का निर्माण हुआ जिसे केंद्र में इंग्लैंड में था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में साइन हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से बोला गया। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद के आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया जाए। स्कॉटलैंड की संस्कृति को सबको दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने भी जब भी अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्ती दमन करने का सामना करना पड़ेगा। जो स्कॉटलैंड में जो कैथोलिक्स हैं उनको उनकी आजादी को दबाया गया, उन्हें जबरदस्त दामन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गैलिक लैंग्वेज, जो स्कॉटलैंड का लैंग्वेज था, गैलिक लैंग्वेज था ना, उसको भी बोलने से मना कर दिया गया। बात को समझिए, है ना। The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress. The large number were forcibly driven out of their home. उनको घरों से निकाला गया, उनको उस तरह का लैंग्वेज नहीं बोला जाए, उनको काम करने, उनको उस तरह कपड़ा पहनने से मना कर दिया गया। इतना ब्रिटेन का दबदबा है स्कॉटलैंड के ऊपर। आयरलैंड का भी कुछ, आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई बटा हुआ था। वहां दो तरह के हैं, कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है ना। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। देखिए आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। जो आयरलैंड में ज्यादा कैथोलिक लोग हैं वहां पे हेल्प कौन कर रहा? प्रोटेस्टेंट। किसको? इंग्लैंड को दबदबा बनाने के लिए। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए सफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया। एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन में प्रतीक चिन्ह, ब्रितानी झंडा, है ना, और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबेल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। पुराने राष्ट्र के इस संघ में माताहत सहयोगी के रूप में रह गए। मतलब कैसे यूनाइटेड किंगडम बना उस बात को समझेंगे, है ना। कैसे 1801 में इसने यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया, किसको? आयरलैंड को मिला लिया जबरदस्ती, है ना। उसके बाद एक ब्रिटिश नेशन का एक नया आप समझते आइडिया आया, है ना। फिर उसको फैलाया, इंग्लिश कल्चर को हर जगह बढ़ाया गया। नया ब्रिटेन, देखिए ब्रिटिश का फ्लैग है ना, ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक के द्वारा। नेशनल एंथेम उसका गॉड सेव आवर नोबेल किंग, है ना। इनका अपना राष्ट्रीय गान, इंग्लिश भाषा हर जगह, है ना, सब जगह प्रमोट किया गया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे जो यूनाइटेड किंगडम है इसके बारे में आप समझ सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं।
राष्ट्र की दृश्य कल्पना। देखिए इसमें कुछ नहीं समझना, इसमें विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब ये है कि राष्ट्र को, एक राष्ट्र को, जैसे भारत को माता मानते हैं ना, भारत को एक मतलब नेशन को, एक राष्ट्र को एक पर्सोनिफाई किया जाए, है ना। पर्सोनिफाई द नेशन मतलब क्या कि एक चेहरा दिया जाए, एक रूप दिया जाए राष्ट्र को। जैसे हम लोग भारत माता का मूर्ति बनाते हैं, भारत, उससे पूरे भारत को डिनोट होता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन ही करना मतलब पर्सोनिफाई द नेशन ही आप समझ लीजिए। इसमें ज्यादातर जैसे कि आप देखिए कि फीमेल फिगर को एलोगरी ऑफ नेशन माना गया। जो भी आपकी जो नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। जैसे कि आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी, जैसा आपने देखा था ना कि लिबर्टीज्म को दिखाने के लिए एक नारी को दिखाया गया था। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं का प्रतीक से व्यक्त किया गया। जैसा कि आपको याद हो स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी है ना, सब कुछ अलग अलग, जैसे कि हर एक चीज का दृश्य कल्पना एक फिगर के रूप में दिखाना। जैसे कि लाल टोपी से आपका लिबर्टी, फ्रीडम को दिखा रहा था। टूटी जंजीर से आपको कहीं ना कहीं वो भी सारा चीज दिखा रहा था, मतलब लिबर्टी को ही। इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला को प्रत्यात्मक रूप से दिखाया गया जिसकी आंखें पट्टी बांधी हुई थी। आज भी देखते हैं हम लोग तराजू लिए हुए। इसी प्रकार नारी रूपों का आविष्कार कलाकारों ने फ्रांस के लिए उसके लोकप्रिय ईसाई नाम मरियन दिया गया। फ्रांस के लिए मरियन शब्द का, मरियन एक महिला के रूप में दिखाया गया। फ्रांस को पूरा जिसे जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रताएं और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, मतलब हर जगह लगाया गया। आप इस बात को समझिए, ठीक है। जर्मनिया जो एक फीमेल के रूप में दिखाएगा, मूर्ति के रूप में, वो जर्मन नेशन के लिए दिखाया गया। जैसे मैंने भारत माता दिखाएगा, उस तरह से कैसे दिखाएगा उस बात को समझ लिया, है ना। अब ये सारी चीजें, ब्रोकन चेन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रोकन चेन दिखाता है गुलामी से आजादी मिलना, है ना। ये बाज छाप कवच है ना, ब्रिट स्पैटल विथ ईगल जर्मन इंपायर के प्रतीक को दिखाता है, मजबूती को, है ना। बलू पत्तियों का मुकुट बहादुरी को दिखाता है। तलवार किसको दिखाता है, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली क्या दिखाता है, शांति। काला लाल सुलहना तिरंगा दिखाता है। 1848 में जो उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था उसको दिखाता है। उगते सूर्य किरण एक नए युग की शुरुआत। ये कुछ सिंबल है जिनको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, ज्यादा सवाल बनाना हो तो, है ना, तो उसको बताना है। ये सवाल आया है कि ड्यूरिंग द नेशनलिज्म इन यूरोप में जब नेशनलिज्म था तब जाके रे ऑफ राइजिंग सन क्या दिखाता था, क्राउन ऑफ ओक्लिप्स क्या दिखाता था, बाज छाप कवच क्या दिखाता है। इस तरह की चीजें एग्जाम में मिलाने के लिए आ सकता है। देखिए द फॉलन जर्मनी, देखिए एक स्त्री को दिखाया है ना, जर्मेनिया है, तो जब इसको गिरा हुआ दिखा रहा है, मत तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जर्मन साम्राज्य टूटा बिखरा उसके बारे में दिखाया जा रहा है ना। तो यही था। फिर देखिए जर्मनिया गार्डिंग द राइन, है ना, राइन नदी का पहरा दे रही है जर्मनिया, है ना, जैसे बोलते भारत माता पहरा दे रही है, उस तरह से दिखाया गया। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, समझिएगा बात को, ठीक है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, कैसे राष्ट्रवाद धीरे धीरे ऐसा हो गया कि एक राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, एक राष्ट्र के लिए हम कि राष्ट्र चाहते थे, और कैसे धीरे धीरे हमें और राष्ट्रों को कब्जा करना और राष्ट्र को अपने राष्ट्र में मिला के उसको एक राष्ट्र बनाना, मतलब साम्राज्य बढ़ाने का ये जो परंपरा कैसे चालू हुआ, इसको समझेंगे, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे यहां पे, क्लियर। देखिएगा, ठीक है। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। मतलब जो राष्ट्रवाद का जो लिबरल फॉर्म था ना, वो चेंज हो चुका है ना। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन चुका है। अब इसका लक्ष्य बहुत सीमित है ना। इसके बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार होते। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों के राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप के गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन एरिया है ना, देख सकते हैं, एड्रियाटिक सी है ना, ब्लैक सी है, उसके बीच में जो एरिया था बाल्कन सी था। बाल्कन सी में क्या क्या था, बाल्कन रीजन में क्या क्या था, उसके बारे में समझेंगे। इसमें आपका आप देखिए कि रोमानिया है ना, आज का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेग्रो, ये सारे एरिया पूरा बाल्कन क्षेत्र था। यहाँ के रहने वाले लोग क्या कहलाते थे, स्लैब्स, स्लेब नहीं स्लैब्स, है ना। तो बाल्कन रीजन में रहने वाले लोग कहलाए स्लैब्स, और इस पर नियंत्रण था ऑटोमन एम्पायर का, तुर्की के खलीफा, तो ऑटोमन साम्राज्य का। आप देख सकते हैं
की इस पे प्रभुत्व है ना, इस पे प्रभुत्व बाल्कन एरिया में, और यहाँ के रहने वाले लोग स्लैब से। तो अब इसमें समझेंगे क्या चीजें हैं। अब ये बताया जा रहा है कि बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अंदर था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। बाल्कन क्षेत्र में जो रोमांटिसिज्म है, जो लोगों के बीच में एक राष्ट्र की भावना हो रही है, और साथ ही साथ जो ऑटोमन इंपायर था वो भी धीरे धीरे पतन हो रही थी। तो अब इस चीज को समझेंगे। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आर्थिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा। ऑटोमन साम्राज्य चाहा कि हम भी अपने अंदर मॉडर्नाइजेशन लाएंगे और सुधार लाएंगे, लेकिन इसे बहुत कम असफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चंगुल से निकल के स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आजादी, राजनीतिक अधिकारों के लिए अपने दावों को राष्ट्रीयता और का आधार दिया। ठीक है, उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र ने विरोधी राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस करने के संघर्ष के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों में अपनी पहचान और स्वतंत्रता परिभाषा तय, मतलब जो स्लाव वहां के रहने वाले लोग, जैसे धीरे धीरे राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर जगह एक राज्य अपने राज्य की ज्यादा इलाका, मतलब अब देखिए ये अपना सबके अंदर एक ये हो चुका है कि हमारा एक राष्ट्र होगा, हमारा एक राज्य होगा। अब धीरे धीरे लोग का विचार ऐसा हो रहा है कि हम भी क्षेत्र को जीत लेंगे, हम अपना राष्ट्र बना लेंगे, क्षेत्र को सब एक दूसरे के क्षेत्र को जीतना, अलग होना, इस तरह की चीजें बाल्कन क्षेत्र में अब इस तरह की चीजें हो चुकी है। तो इसलिए बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच जो कंपटीशन बढ़ गया। इस समय यूरोपियन शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशियों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उससे प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। ये जो एरिया, ये जो कंट्री है, रूस, जर्मनी, ये चाहते हैं कि इस बाल्कन एरिया पर अपना कंट्रोल करेंगे और अपना प्रभाव को बढ़ाएंगे। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम जो युद्ध है इसी के कारण ही चालू स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, है ना। इस बात को समझेंगे। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 की यूरोपीय महाविपदा की ओर ले गया, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने जिनका 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, अर्थ में राष्ट्रवादी थे, वो भी स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। जो साम्राज्यवाद, जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ था, है ना, राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। मतलब नेशनलिज्म का आइडिया हर जगह फैल गया। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। लगातार 1 घंटा 50 मिनट में हमने चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर किया, और आराम से आप देख लीजिए 2 घंटा वीडियो को, नोट्स भी बन जाएगा और चीजें समझ भी जाएंगे। तो कुछ टिप्पणी है, सब सवाल है, जोसेफ मजीनी के बारे में लिखिए, कैमिलो द कोवर्स के बारे में लिखिए, है ना, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में लिखिए, कैसे ग्रीस एक यूनाइटेड इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब राज्य बना, देश बना, फ्रैंकफर्ट संसद क्या था, इन पर टिप्पणी करना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करेंगे, दबा के जितना हो सकता है शेयर करेंगे। बहुत कम लोग वीडियो देख रहे हैं, एनसीईआरटी का मैं देख पा रहा हूँ। अभी हम लोग साइंस भी चालू करने वाले हैं, तो जब तक पूरा वीडियो मैं खत्म नहीं करूंगा, कोई भी किसी तरह का नोट्स वोट्स नहीं मिलने वाला है। पूरा वीडियो देखिए, सही तरीके से समझिए, तब नोट्स पढ़ने में मजा आएगा। समझ रहे बात को, ऐसे रटने में मजा नहीं आएगा। मेरे द्वारा पढ़ लीजिएगा तब मेरा नोट्स आपको समझ में आएगा। इस बात को समझ, तब मैं जो भी चीजें दूंगा, जब तक मेरे द्वारा आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि शॉर्टकट चीजें लिखे रहेंगे। तो उस चीज को आप पूरा वीडियो देखिए, फिर हम करेंगे नोट्स की व्यवस्था करेंगे। और अभी इसके बाद हिस्ट्री हमारा क्लास 10th खत्म होगा, फिर 11th को देखेंगे 11th में क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना है, फिर 12th खत्म करके फिर हम लोग चलेंगे साइंस की ओर। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।